कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। देखिए बच्चों, आपकी विशेष डिमांड पर मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही खास क्लास। और वो खास क्लास ये है कि अपनी जो बुक है विस्टास, उस विस्टास बुक में टोटल 6 चैप्टर्स हैं। और बच्चों ये जो अपनी जो सब्जेक्ट है ये टोटल 14 नंबर की आपकी परीक्षा में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 6 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 6 नंबर के तो इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 4 नंबर के 2x2 4 नंबर के आपके छोटे छोटे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक 4 नंबर का बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, हालांकि छोटी सी बुक है विस्टास बुक, जिसमें ओनली 6 चैप्टर्स हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो टोटल 6 चैप्टर्स हैं, इन टोटल 6 चैप्टर्स की मैं एक समरी लाया हूँ आपके साथ यहाँ पे। वन शॉट क्लास जो है, इस वन शॉट क्लास में हम टोटली इन सभी चैप्टर्स की समरी एक साथ पढ़ेंगे। तो इससे आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। जिन बच्चों ने, मान लो जिनको अभी नहीं पढ़ पाए हो, जिनका कोर्स नहीं हुआ होगा या जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो उनको बिल्कुल हेल्प मिल जाएगी। और अगर जो जिनका कंप्लीट हो चुका है वो भी अगर आप लोग रिवीजन करना चाहो तो आपका भी जो है वो ये रिवीजन हो जाएगा। अब इसमें से आप ये भी कर सकते हैं कि जो इसमें से अगर आप कंप्लीट सारी अगर समरी का रिवीजन नहीं करना चाहो और किसी खास एक सब्जेक्ट एक टॉपिक का करना चाहो तो आप डायरेक्ट उस टॉपिक पे जा सकते हैं। मैंने इसमें सेगमेंट कर रखे हैं, तो आप किसी भी टॉपिक पे जाके उस टॉपिक से रिलेटेड समरी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो टॉपिक जो है, पहला है द थर्ड लेवल, दूसरा है द टाइगर किंग, तीसरा है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, चौथा है द एनिमी, पांचवा है ऑन द फेस ऑफ इट, और छठा है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। और इसमें 2 टॉपिक है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में। तो ये वन समरी जो है वो आपको एक साथ अवेलेबल करवा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले पढ़ते हैं द थर्ड लेवल। तो बुक है अपने विस्टास, नोट्स और समरी, चैप्टर फर्स्ट है द थर्ड लेवल। अब देखिए ये जो थर्ड लेवल है, एक्चुअली इसमें होता क्या है कि चार्ली नाम का व्यक्ति जो है वो इस दुनिया की भागदौड़ से परेशान है और घर पहुंचने के लिए वो बस से एक तेज रास्ता है, उस रास्ते से वो जल्दी आना चाहता है, लेकिन वो वहां पे जाके खो जाता है और वो एक काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वहां पे थर्ड लेवल है, तो उसी के बारे में ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो नाम है चार्ली। चार्ली क्लेम्स टू हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल। अब यहाँ पे चार्ली ये कहता है, दावा करता है कि मैं थर्ड लेवल पे था, मैं थर्ड लेवल मैंने देखा है। लेवल का मतलब होता है फ्लोर, है ना, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे। एक्चुअली जो ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वहां पे है 2 लेवल, लेकिन चार्ली ये कहता है कि मैंने थर्ड लेवल देखा है। और उसकी ये हालत कैसे हुई, उसने थर्ड लेवल कैसे देखा, आगे इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे वो देखा है उसने, वो वहां पे गया हुआ है, ऐसा दावा करता है। अब देखो यहां से छोटे छोटे प्रश्न भी बनेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, इसलिए सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि थर्ड लेवल पे कौन गया था, चार्ली गया था। चार्ली ने वहां पे कितने लेवल देखे या वो किस लेवल पे गया था, वो थर्ड लेवल पे गया था। आगे देखिए, बट the railway authorities swear that there are only 2 levels at the Grand Central Station। लेकिन रेलवे के जो अधिकारी हैं, रेलवे की पूरी अथॉरिटीज जो है वो दावे के साथ ये शपथ खा करके कह सकते हैं कि वहां पे ओनली 2 लेवल्स हैं, मतलब 2 फ्लोर हैं, थर्ड 3 फ्लोर नहीं है। टोटली वहां पे केवल 2 फ्लोर हैं, लेकिन फिर भी ये चार्ली कहता है कि मैं थर्ड फ्लोर पे देखा मैंने। नो वन हैज एवर सीन द थर्ड लेवल देयर। इसके अलावा, चार्ली के अलावा किसी ने भी वहां पे थर्ड लेवल नहीं देखा, तीसरा तल जो है वो, तीसरा लेवल जो है वो, वहां पे फ्लोर जो है वो नहीं देखा। नेक्स्ट, चार्ली कंसल्ट्स हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। अब चार्ली क्या करता है कि इसके बारे में वो अपने एक मित्र, जो कि उसका साइकियाट्रिस्ट मित्र है, मनोचिकित्सक है, उससे वो उसके बारे में बातचीत करता है। He tells him about the third level। चार्ली अपने मित्र जो कि एक मनोचिकित्सक है, एक साइकियाट्रिस्ट है, उसे थर्ड लेवल के बारे में बताता है। His friend calls it a waking dream wish fulfillment। इसको याद रखना। तो इसने जो थर्ड लेवल देखा था ना, इस थर्ड लेवल की घटना को उसके मित्र सैम ने, जो एक साइकियाट्रिस्ट है, कहा, उसे एक विशेष नाम दिया। वो नाम क्या था? अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। अब ये क्या है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट?
अब देखो एक्चुअली चार्ली डजंट फील एट होम इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी एंड वार। वर्तमान की जो दुनिया है, इस दुनिया में एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से युद्ध चल रहे हैं, असुरक्षा का भाव है और एक भय का माहौल अभी पैदा हुआ है, अभी फैला हुआ है। तो इसमें वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता, वो उसे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता और ये इन सारी चीजों से बचने के लिए वो एक काल्पनिक, एक फैंटेसी, एक कल्पना में, एक स्वप्न में चला जाता है। Therefore, he just escapes into the world of dreams and fancies। इसलिए वो क्या करता है कि इस एक्चुअल वर्ल्ड से, इस हार्श रियलिटीज जो है, इससे बचने के लिए वो दिवा स्वप्न देखता है, कल्पना करता है एक शांतिपूर्ण संसार की, एक बहुत ही एक ऐसा स्वप्न जो जहाँ पे हर तरफ शांति शांति और सुख ही सुख हो, किसी प्रकार का कोई डर, कोई तकलीफ नहीं हो। तो एक ऐसी कल्पना करता है, एक ऐसी फैंसीज देखता है। चार्लीज फ्रेंड क्लेम दैट ही हैज एन एस्केपिस्ट टेंडेंसी। तो चार्ली का जो मित्र है साइकेट्रिस्ट, वो इसकी जो ये टेंडेंसी है, ये प्रवृत्ति है, उसको कहता है बचने की प्रवृत्ति। किससे बचना? इस हार्श रियलिटीज से, मॉडर्न जो रियलिटीज है उससे बचने की एक प्रवृत्ति है। हिज स्टाम्प कलेक्टिंग इज नथिंग बट अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब यहाँ पे एक स्टाम्प कलेक्शन की भी बात आती है। तो ये स्टाम्प कलेक्टिंग क्या है? एक्चुअल में वो कोई स्टाम्प कलेक्शन नहीं करता है, बट ये स्टाम्प कलेक्टिंग भी एक अस्थाई, एक टेम्परेरी रिफ्यूज, एक अस्थाई शरण है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो इस वर्तमान की रियलिटी से वो एक काल्पनिक संसार में जाता है, ये एक टेंडेंसी है। वन डे चार्ली इज इन अ हरी टू गेट टू हिज अपार्टमेंट। अब देखिए शुरुआत कैसे होती है ये थर्ड लेवल पे पहुंचने की, कि एक दिन चार्ली अपने घर जाने के लिए जल्दी में था, उतावल में था। एक्चुअली ऑफिस में लेट हो गया था, काम ज्यादा था तो लेट था, तो उतावल कर रहा था। एंड ही टेक्स द सब वे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस। अब वो जल्दी घर पहुंचने के लिए क्या करता है, एक शॉर्टकट लेना चाहता है, और वो शॉर्टकट जो बस से तेज अपने घर पे उसे ले जाएगा। तो वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है और वहां से एक उपनगरीय रास्ते से होते हुए घर पहुंचना चाहता है। ही गोज डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। अब वहां से वो क्या करता है, सीढ़ियों से नीचे उतरता है और पहले फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है। देन ही वॉक्स डाउन टू द सेकेंड लेवल, उसके बाद फिर और जाता है आगे और फिर वो सेकेंड लेवल पे पहुंचता है। अब आगे देखो क्या होता है, फर्स्ट लेवल पे गया, सेकंड लेवल पे गया, एंड द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम देयर। ये जो सेकंड लेवल था, यहां से सब अर्बन ट्रेनें निकलती है। सब अर्बन का मतलब होता है कि जो मुख्य सिटी होती है, मेन जो शहर होता है, उस शहर के बाहरी इलाके में जो नगर बसा हुआ होता है ना, चारों तरफ जो बस्तियां होती है, वो उपनगरीय इलाका कहता है। तो उपनगरीय इलाके में जाने वाली सारी ट्रेन जो है वो सेकंड लेवल से जाती थी। नेक्स्ट क्या है, ही गोज इनटू एन आर्क्ड डोरवे। अब फिर वो वहां पे एक आर्क्ड डोरवे था, एक तोरण द्वार था, उसमें प्रवेश करता है, हेडिंग फॉर द सबवे एंड गेट्स लॉस्ट। ये जो आर्क डोरवे था ना, ये एक उस सबवे, एक उप नगरीय रास्ते पे उसे ले जाने वाला था, और वहां जाके वो फिर खो जाता है ना, वहां पे वो काल्पनिक संसार में पहुंच जाता है। इट इज क्वाइट इजी टू गेट लॉस्ट देयर। और सामान्यतः इतना मतलब कि ऐसी चीजें हैं कि वहां पे एक प्रकार से गलियां, और इधर गली इधर गली, इधर रास्ता उधर रास्ता, कि सामान्यतः लोग यहाँ पे खो जाते हैं, खोने जैसी कंडीशन थी। द ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री विथ एंडलेस कॉरिडोर्स, डोरवे एंड स्टेयर्स। ये जो ग्रांड सेंट्रल है, ये लगातार बढ़ रहा है ना, लगातार इसके निर्माण हो रहे हैं। वहां पे एक पेड़ के समान वो बढ़ रहा है, जिस तरीके से पेड़ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, उसकी डालियां, उसकी शाखाएं, उसकी पत्तियां कैसे दिनों दिन बढ़ती हैं, तो इस तरीके से लगातार बढ़ रहा है। एंडलेस का जिसका मतलब कोई और छोर नहीं हो। क्यों? यहाँ पे कॉरिडोर बन रहे हैं, डोरवे बन रहे हैं, सीढ़ियां बन रही है, तो दिनों दिन इसका विस्तार होता जा रहा है। ही फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन द थर्ड लेवल। और अब यहां पे चार्ली अपने आप को कहां पाता है, वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया है, वो अपने आप को थर्ड लेवल पर पाता है। अब देखिए आगे क्या है कि इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ गैस लाइट्स, ब्रास स्पिटोन्स, डर्बी हैट्स, बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टासेस। ये जो थर्ड लेवल है ना, ये थर्ड लेवल एक बहुत ही भिन्न संसार है, एक अलग प्रकार की दुनिया है, जहां पे क्या है, जहां पे ये सारी चीजें हैं। ठीक है,
ही वांट्स टू टिकट्स फॉर गैल्सबर्ग इलियोनॉइस। अब वो इलियोनॉइस के लिए 2 टिकट खरीदना चाहता है। इलियोनॉइस एक ऐसा प्लेस जहां पे वो जाना चाहता है जो कि एक भिन्न दुनिया का जगह है। द क्लर्क इज सरप्राइज टू सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोट्स इन चार्लीज हैंड्स। लेकिन जब वो टिकट विंडो पे टिकट लेने के लिए जाता है तो वहां पे वो क्लर्क जो होता है वो चार्ली के हाथ में जो नोट्स हैं, क्योंकि वो तो मॉडर्न टाइम के नोट्स हैं, तो वो नोट्स देख करके वो हैरान रह जाता है, ये नोट्स कौन से भाई। ही वांट्स सेइंग टू हिम। अब यहाँ पे वो क्लर्क उसको ये कहते हुए चेतावनी देता है, दैट आर्ट मनी मिस्टर। ये कहा ये भाई ये पैसे नहीं है, ये रुपए नहीं है, पुराने टाइम के रुपए लाओ चाहिए तो अब यहाँ पे देखो फिर क्या होता है कि चार्ली टर्न्स अवे एंड गोज आउट फास्ट। अब चार्ली वहां से मुड़ता है और तुरंत बार की तरफ जाता है। ही बायज ओल्ड करेंसी, वहां से वो पुरानी करेंसी खरीदता है। बट ही नेवर अगेन फाइंड्स द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल। लेकिन अब दोबारा से वो कॉरिडोर वापस नहीं देख पाया, जो कॉरिडोर उसे 3rd लेवल पे लेके गया था, वो कॉरिडोर दोबारा उसे नहीं मिला। His friend Sam Vanner disappears, nobody knows where। अब यहाँ पे उसका जो मित्र है ना, उसका मित्र सैम, वो भी खो जाता है और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया है। चार्ली सस्पेक्ट्स हिम टू बी इन गैल्सबर्ग इलियोनॉइस। लेकिन चार्ली ये मानता है कि शायद वो गैल्सबर्ग पहुंच गया है, इलियोनॉइस के गैल्सबर्ग में पहुंच गया है उसका मित्र। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द प्लेस। चार्ली को ये स्थान बहुत ही ज्यादा पसंद था। चार्ली फाइंड्स आउट दैट सैम बॉट ओल्ड करेंसी वर्थ $300। और यहाँ पे चार्ली ये पाता है, चार्ली को ऐसा लगता है कि उसके मित्र सैम ने $300 की पुरानी करेंसी परचेज करी थी, पुरानी करेंसी उसने खरीदी थी। He also finds a marked envelope addressed to his grandfather at his home in Galesburg। अब यहाँ पे वो गैल्सबर्ग में अपने घर पे एक एनवेलप प्राप्त करता है जो उसके दादा के नाम से लिखा हुआ था, जो उसके दादा को संबोधित करके लिखा हुआ था। The postmark showed the date 18th July 1894। अब यहाँ पे जो उसमें जो स्टाम्प उसमें जो स्टाम्प पोस्ट था उस पर तारीख लिखी हुई थी, वो तारीख क्या थी उस एनवेलप पे, उस लिफाफे पे, वो तारीख थी 18 जुलाई 1894। अब देखो ये भूतकाल में चला जाता है। द लेटर वॉज एड्रेस टू चार्ली। और ये लेटर किसको संबोधित किया हुआ था, ये चार्ली को संबोधित किया हुआ था। सैम क्लेम टू हैव फाउंड द 3rd लेवल। अब यहाँ पे सैम जो है ना उसका मित्र, वो दावा करता है कि वो 3rd लेवल है। ही आस्क्ड चार्ली एंड हिज वाइफ लुइजा टू कीप लुकिंग फॉर 3rd लेवल। वो यहाँ पे इस लेटर में चार्ली जो है, लेटर में सैम जो है वो चार्ली और चार्ली की पत्नी लुइजा दोनों को 3rd लेवल के बारे में बात करता है। द लेटर वॉज रिटन एंड साइंड बाय सैम। और लेटर किसके द्वारा लिखा गया था, सैम के द्वारा लिखा गया था, और उस पर साइन किसके किए हुए थे, सैम के साइन किए हुए थे। द मोस्ट मिस्टीरियस थिंग वॉज दैट सैम वॉज हिज साइकियाट्रिस्ट। और सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि सैम जो था वो उसका एक मित्र था और वो साइकियाट्रिस्ट था, यानी मनोचिकित्सक था जो उसका इलाज करता था। मनोचिकित्सक है ना, चिकित्सक। तो बच्चों देखो TION एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर ये नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, तो आपको लिंक मिल जाएगा, ऐप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, सारे हमारे लिंक आपको मिल जाएंगे। इस चैप्टर की नाम है द टाइगर किंग, राइटर है इसके कल्कि। ओके, ध्यान रखना ये राइटर कई बार पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो ये है कल्कि राइटर और हम पढ़ेंगे समरी। चलिए शुरुआत करते हैं, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है ये चैप्टर, तो देखो भाई इसमें एक टाइगर किंग है, और जैसे ही टाइगर किंग का जन्म होता है ना, एज सुन एज द टाइगर किंग वॉज बॉर्न, जैसे ही वो जन्मा, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर। तो उसी दौरान जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, मुख्य जो भविष्य दृष्टा था, उसने ये घोषणा करी कि राजा की मृत्यु एक टाइगर से होगी।
ही मस्ट बी पर्टिकुलरली केयरफुल विद 100th टाइगर। साथ ही साथ ये भी कहा कि राजा को 100वें टाइगर से सचेत रहने की जरूरत है। एट द एज ऑफ 20 द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। और जब राजा 20 वर्ष का हुआ तो राजा ने शिकार शुरू किया। एंड ही वॉज एबल टू किल 99 टाइगर्स। तो राजा ने आराम से 99 टाइगर तो मार दिए। देयर रिमेन्ड जस्ट वन मोर टाइगर टू कंप्लीट हिज टास्क। अब ओनली एक टाइगर बचा था अपने उस टास्क को कंप्लीट करने में, 100वें टाइगर को मारने में। ऑन द 3rd बर्थडे ऑफ हिज सन ही बॉट अ वुडन टाइगर फॉर हिम। अब उसने क्या किया कि 99 टाइगर मारने के बाद जब 100वां टाइगर मारने के लिए वो गया तो वहां पे निशाना चूक जाता है। उसके बाद उसने ये सोचा कि शायद टाइगर मर गया है। वो घर आता है, फिर अपने पुत्र पर ध्यान देता है। अपने पुत्र के 3रे जन्मदिन पर वो मार्केट जाता है। मार्केट से एक टाइगर खरीद के लाता है जो लकड़ी का बना हुआ था, और लकड़ी की वो पिन उसके हाथ में चुभ जाती है। उसके बाद एक इन्फेक्शन फैल जाता है उसके हाथ में, एंड नाउ उसके बाद वो मर जाता है। वाइल प्लेइंग विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर वन ऑफ द स्लीवर्स पियर्स्ड हिज राइट हैंड। तो एक दिन जब वो लकड़ी के साथ खेल रहा था, उस लकड़ी के टाइगर के साथ, तो एक वो जो किल थी उसकी लकड़ी की वो उसके हाथ में चुभ गई। इन्फेक्शन फ्लेड इन हिज हैंड एंड ही डाइड सून आफ्टर। तो उसके बाद उसके हाथ में इन्फेक्शन फैल गया और उसकी मृत्यु हो गई। इन दिस वे द 100 टाइगर टूक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 100वें टाइगर ने राजा से अपना बदला ले लिया। चलिए, ये तो संक्षिप्त में हमें एक इंट्रोडक्शन प्राप्त किया है। शुरुआत करते हैं टाइगर किंग से। द टाइगर किंग इज डेड। अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। जब उसका जन्म हुआ तो जो एस्ट्रोलॉजर था उसने ये भविष्यवाणी करी कि राजा की मृत्यु जो है, एक दिन राजा की मृत्यु होगी, ऐसी भविष्यवाणी करी। ही वुड ग्रो अप टू बिकम द हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। साथ में यह भी घोषणा करी कि राजाओं का राजा बनेगा, ये हीरोज का हीरो बनेगा और ये चैंपियन का चैंपियन बनेगा। बट द चाइल्ड बॉर्न अंडर दैट स्टार वुड वन डे हैव टू मीट हिज डेथ। लेकिन राजा ने घोषणा करी कि जिस नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है उसके कारण एक दिन इसकी मृत्यु होगी। ये खाली कहा एक दिन इसकी मृत्यु होगी। 10 डे चाइल्ड स्पीक। अब देखिए, जब बच्चा 10 दिन का था तो वो बोलता है। अ ग्रेट मिरेकल टूक प्लेस। एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। द 10 डे चाइल्ड जिलानी जंग बहादुर स्पोक वेरी क्लियरली। जब वो बालक 10 दिन का था, जो ऐसे ये उपाधियां मिली थी उसे, ढेरों सारी उपाधियां मिली थी राजा को, तो ये भी एक उपाधि थी जंग बहादुर। जिलानी जंग बहादुर जब 10 दिन का था तो वो बोलता है। ही टोल्ड देम दैट ऑल दोज हु वर बॉर्न वुड हैव टू डाई वन डे। उसने कहा कि अरे भाई, इसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि उसके लिए घोषणा करी थी ना चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कि राजा को एक दिन मरना पड़ेगा। तो बालक ने कहा कि भाई इसमें बड़ी बात क्या है, जो आया है उसे एक दिन मरना पड़ेगा, और ना। एंड देयर वाज नथिंग न्यू इन दैट। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। देयर वुड बी सम सेंस इफ एनीवन कुड टेल हिम द मैनर ऑफ हिज डेथ। लेकिन बात ये रहेगी कि अगर मुझे कोई बता दे कि मरने का तरीका क्या रहेगा, ये अगर कोई बता दे तो फिर मैं बात मानता हूं। एवरीवन स्टूड स्टन्ड। प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया कि 10 दिन का बच्चा इस तरीके से कैसे बात कर लेता है। An infant born just 10 days ago was talking in such a manner। अरे 10 दिन पहले जन्मा बच्चा इस तरीके से बात कर लेता है। हर व्यक्ति अचंभित था। The chief astrologer told the prince that he was born in the hour of the bull। तो उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम्हारा जन्म जो है वो बुल के आवर में हुआ है। मतलब नक्षत्र होते हैं ना, ग्रह नक्षत्र, तो जैसे राशि होती है अलग अलग, कौन किस राशि में जन्मा है या किस समय जन्मा है, तो वो जो है वो बुल आवर में जन्मा था। द बुल एंड द टाइगर्स वर एनिमीज। और बात ये थी कि जो बैल और जो बाघ होता है ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। देयरफॉर हिज डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर। तो इसीलिए तुम्हारी मृत्यु जो है वो टाइगर से होगी। द महाराजा स्टार्ट्स आउट ऑन अ टाइगर हंट। तो अब क्या हुआ भाई, महाराजा जब बड़ा हुआ तो उसने टाइगरों का शिकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि अपनी आत्मरक्षा के लिए फिर उसे जो है वो आत्मरक्षा तो करनी थी। When he came of age at 20, the state came into his hand। तो राजा जब 20 साल का हुआ तो फिर राज्य का उत्तराधिकार उसे प्राप्त हो गया, शासन राज्य का उसने ले लिया। There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम स्टेट।
और उनके राज्य में प्रतिबंधपुरम में बहुत ज्यादा घने जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, उन जंगलों में बहुत घने टाइगर्स थे। द महाराजा वॉज ओवरजॉयड व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। तो 20 साल का हुआ राजा, तो उसने फिर क्या किया, एक दिन टाइगर का शिकार किया। राजा बहुत खुश था। ही सेंट फॉर दैट द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बेस्ट। तो उसने फिर उस जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसको बुलाया और वो मरा हुआ बाघों से दिखाया कि देखिए हमने जो है वो इसका शिकार कर लिया है। ही टोल्ड दैट द महाराजा मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। तो उस समय उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा ठीक है आपने मार दिया, अच्छी बात है, लेकिन आपको 100वें टाइगर से सावधान रहना है। द किंग आस्क्ड व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड। तो राजा ने कहा अच्छा अगर मैंने 100 टाइगर मार दिए यानी 100वां टाइगर भी मार दिया तो क्या होगा। The astrologer declared that he would tear off all his books and books on astrology and set fire to them। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने घोषणा करी कि अगर ऐसा हो गया तो मैं मेरी सारी किताबें जो है एस्ट्रोलॉजी पर उसे फाड़ दूंगा और उनको आग के हवाले कर दूंगा। Then the king would have no trouble। तो राजा को कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, हाँ, किल्स 70 टाइगर्स इन 10 ईयर्स। तो राजा 10 वर्षों में 70 टाइगर मार देता है। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। तो अब वहां पे ये घोषणा कर दी कि राज्य में महाराजा के सिवाय कोई भी टाइगर का शिकार नहीं करेगा। एनीवन डेयर टू डिसऑबे ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड। अगर किसी ने हिम्मत करी, किसी टाइगर को अगर पत्थर भी मारा तो उसकी सारी संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली जाएगी। द किंग did face some problems। अब राजा को भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। Once a high ranking British officer wished to hunt tigers in प्रतिबंधपुरम। तो एक बार एक बड़ा उच्च अधिकारी, ब्रिटिश उच्च अधिकारी जो है वो प्रतिबंधपुरम में आया। वो टाइगर का शिकार करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे टाइगर्स हैं। बट ही वॉज रिफ्यूज्ड परमिशन, लेकिन उसको परमिशन नहीं मिली। ही कुड हंट अदर एनिमल एक्सेप्ट टाइगर। उस ब्रिटिश अधिकारी से कहा गया कि तुम टाइगर के अलावा और कोई शिकार अगर करना चाहते हो, किसी एनिमल को मारना चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी पैदा हुई कि राजा को भी अपनी गद्दी खोने का खतरा पैदा हो गया। He managed to retain his kingdom by offering a bribe of 50 gold rings worth 3 lakh of rupees to his wife। अब जो ब्रिटिश उच्च अधिकारी आया था उसकी पत्नी को राजा ने सोने की 50 अंगूठियां भेंट करके तकरीबन 3 लाख रुपए की थी, अपनी उस गद्दी को बचा लिया। द महाराजा's टाइगर हंट continued to be highly successful। और महाराजा का बाघों का शिकार करने का यह सिलसिला सफलतापूर्वक जारी रहा। एंड ही was able to kill 70 tigers within 10 years। और महाराजा 10 वर्षों में लगभग 70 टाइगर मार चुके थे। नेक्स्ट, मैरिज अ गर्ल फ्रॉम द स्टेट विथ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। अब राजा क्या करता है कि एक ऐसे राज्य जहां बहुत सारे टाइगर थे उस राज्य की राजकुमारी से शादी करते हैं। द किंग्स मिशन ऑफ किलिंग टाइगर्स केम टू अ हॉल्ट। राजा के शिकार करने पर एक तो थोड़ा सा ठहराव आ गया क्योंकि टाइगर समाप्त हो गए थे। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम में जो टाइगर्स थे वो टाइगर्स का जो की संख्या थी वो घट गई थी, मतलब खत्म हो गई थी। द किंग डिसाइडेड टू मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। तो अब राजा ने ये घोषणा करी कि मैं एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से विवाह करूंगा जिस राज्य में बहुत सारे टाइगर्स होंगे। अब देखिए नेक्स्ट फिर क्या होता है कि द दीवान फाउंड आउट द राइट गर्ल। तो दीवान ने एक ऐसी लड़की जो पता करी जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। तो महाराजा जब भी अपने ससुराल में जाता था, अपने ससुर के राज्य में जाता था, तो हर बार वो 5 या 6 टाइगर मार के आता था। इन दिस वे ही वॉज एबल टू किल 99 टाइगर्स। तो इस तरीके से उस बहादुर जंग बहादुर ने 99 टाइगर मार दिए। टाइगर किंग ने 99 टाइगर मार दिए। हंट फॉर द 100 टाइगर। अब देखिए 100वें टाइगर का शिकार। There remained just one tiger to reach his tally of 100th। 100वें टाइगर को मारने में अब केवल एक टाइगर बचा था।
If he could kill just one more tiger, the Maharaja would have no fears left. अगर एक और टाइगर मार दिया तो अब महाराजा को फिर कोई खतरा नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा. He could give up tiger hunting altogether. उसके बाद वो टाइगर का शिकार करना बंद कर देगा. He had to be very careful with that last tiger. लेकिन इस 100वें टाइगर के शिकार के दौरान राजा को बहुत सचेत रहने की जरूरत थी. But the 100th tiger was found nowhere. लेकिन अब 100वां टाइगर कहीं पर नहीं मिल रहा था. द महाराजा बिकेम वेरी सैड. राजा बहुत उदास हो गया, दुखी हो गया कि भाई अगर 100वां टाइगर नहीं मिला तो ये तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी. द दीवान रियलाइज दैट इफ द महाराजा डिडंट फाइंड द टाइगर सोन द रिजल्ट कुड बी क्वाइट डेंजरस. दीवान ने यह तय किया कि अगर राजा को 100वां टाइगर नहीं मिला तो सभी के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी आफत आ जाएगी. अ टाइगर वॉज ब्रॉट फ्रॉम द पीपल पार्क इन मद्रास. तो मद्रास के पीपल पार्क से एक टाइगर लाया गया. इट वॉज ब्रॉट स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग. और उस टाइगर को सीधा उस वहां पे दीवान के घर में रखा था, वहां से सीधा उस जंगल में ले जाया गया जहां राजा शिकार के लिए गया हुआ था. द महाराजा टूक अ केयरफुल एम एंड द टाइगर फॉल इन अ हिप. महाराजा ने बड़े सटीकता से निशाना साधा और वो टाइगर ढेर हो गया. द महाराजा बिकेम एलेटेड एट किलिंग द 100th टाइगर. राजा बड़ा खुश हुआ कि मैंने 100वां टाइगर मार दिया है. After he left, the hunters had a closer look at the tiger. राजा जब वहां से चला गया तो जो शिकारी थे उन्होंने नजदीक जाके जब उस टाइगर को देखा, the tiger was not dead. लेकिन वो टाइगर तो मरा नहीं था. The महाराजा had missed the aim. महाराजा का निशाना चूक गया था. They decided that the महाराजा must not know that he had missed the target. अब उन्होंने ये तय किया कि राजा को पता नहीं चलना चाहिए कि राजा उस टाइगर का शिकार नहीं कर पाया, यह राजा का निशाना चूक गया है. सो वन ऑफ द हंटर्स किल्ड द टाइगर. इसलिए वो शिकारी जो थे उनमें से किसी एक शिकारी ने उस टाइगर को मार दिया. अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है. द 100th टाइगर टेक्स इट्स रिवेंज अपॉन द किंग. अब 100वें टाइगर ने राजा से बदला कैसे लिया देखिए. अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड. कुछ दिनों के बाद में, इस 100वें टाइगर के मारने की घटना के कुछ दिनों के बाद में राजा अपने पुत्र के 3रे जन्मदिन को मना रहा था. द महाराजा बॉट अ वुडन टाइगर फ्रॉम द शॉप एज स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे. तो महाराजा ने क्या किया कि अपने बेटे को 3रे जन्मदिन पर एक स्पेशल गिफ्ट देने के लिए एक दुकान से जो है वो एक वुडन टाइगर लेकर के आता है, लकड़ी का एक टाइगर खरीद के लाता है. ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद वुडन टॉय टाइगर. उस दिन राजा और उसका बेटा दोनों उस लकड़ी के टाइगर के खिलौने के साथ खेल रहे थे. इट्स सरफेस वॉज रफ. लेकिन उसकी जो सतह थी टाइगर की वो खुरदरी थी, एकदम बिल्कुल सही नहीं थी. सरफेस जो है वो एकदम सपाट नहीं थी बट खुरदरी थी. वन ऑफ दोज निडल लाइक स्लीवर्स पियर्स्ड द महाराजाज राइट हैंड. अब वो जो लकड़ी का जो टाइगर था उसमें जो सुई जैसी जो थी लकड़ी की, वो एक राजा के राइट हैंड में, राजा के दाहिने हाथ में एक चुभ गई. The next day इन्फेक्शन फ्लेयर्ड अप इन हिज हैंड. दो अगले दिन राजा के हाथ में इन्फेक्शन फैल गया. इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू अ सुपरेटिंग सोर. और चौथे दिन जाते जाते बहुत ज्यादा वो विषैला हो गया. 3 सर्जन्स परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन. 3 डॉक्टर्स मद्रास से बुलाए गए जिन्होंने ऑपरेशन किया. द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल. और ऑपरेशन सफल रहा. द महाराजा वॉज डेड. महाराजा मर गया. इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग. तो इस तरीके से 100वें टाइगर ने राजा से अपना बदला ले लिया. तो आप लोगों ने जिन बच्चों ने अभी इसको नहीं पढ़ा होगा तो उनका एक रिवीजन हो जाएगा. और एक समरी अगर आपको याद रहती है तो एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वो तो आपको सारे इसी में से मिल जाएंगे. इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा. और बड़े जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न भी आपको, अगर समरी आपको ढंग से याद है तो आप आसानी से लिख पाओगे, ऐसी कंडीशन में हो जाओगे. तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर की समरी. सबसे पहले देखो ध्यान रखना, राइटर जो है ना कौन है. कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हु इज द राइटर ऑफ द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. तो यह है तिसानी दोषी. ये जो है वो इस चैप्टर के लेखक हैं. हर चैप्टर के लेखक का आपको नाम याद रखना, हर पोइम के पोइट का नाम आपको याद रखना है, सारी चीजें ध्यान रखना. तो यहाँ पे देखो समरी, एक इंट्रोडक्शन प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी समरी भी पढ़ लेते हैं. तो देखो इंट्रोडक्शन कि इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ तिसानी दोषी describes the journey to the coldest, driest and windiest continent in the world, Antarctica.
अगर प्रश्न पूछा जाता है कि विच इज द कोल्डेस्ट ड्राइस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको लिखना है कि अंटार्कटिका है। विश्व का सबसे सूखा, विश्व का सबसे ठंडा और विश्व का सबसे बर्फीला हवादार ठंडी हवाओं वाला प्रदेश कौन है, तो वो है अंटार्कटिका। तो इस अध्याय में जिसका टाइटल है कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसमें तिसानी दोषी ने किस चीज का वर्णन किया है, अंटार्कटिका महाद्वीप का वर्णन जो है वो किया है, और अंटार्कटिका महाद्वीप कैसा है उसकी यहाँ पे विशेषता बताई गई है। आगे लिखा है कि द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। विश्व की अगर हमें जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखनी है तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जॉफ ग्रीन्स स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये एक अभियान था, उनका एक प्रोग्राम था जॉफ का, और इस प्रोग्राम का है ना एम्स एट टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो इनका ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, इस प्रोग्राम के नाम से ये क्या करते कि जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे उनको यहाँ पे ले जाते थे, अंटार्कटिका का भ्रमण करवाते थे। दोषी थिंग्स दैट अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो एंड अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो तिसानी दोषी क्या मानते हैं, तिसानी दोषी ये विचार करते हैं, ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां पर हम पृथ्वी के वर्तमान काल को, पृथ्वी के भूतकाल को और पृथ्वी के भविष्य काल को अगर जानना चाहें तो हम यहां जान सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेस है। तो अभी हमने इसका एक समरी मतलब एक इंट्रोडक्शन अभी तो प्राप्त किया है। अब हम क्या करते हैं, सेक्शन वाइज अलग अलग सेगमेंट में हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया है। सेक्शन वाइज हम इसके समरी को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि कोल्डेस्ट ड्राइस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट। तो ये कॉन्टिनेंट कैसा है, ये दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे तूफानी हवाओं वाला, सर्दी ठंडी हवाओं वाला प्रदेश है। द नैरेटर बोर्डेड अ रशियन रिसर्च शिप। अब नैरेटर जो है वो एक रूस का एक रिसर्च शिप था, एक जहाज था, उस जहाज पे सवार होता है जिसका नाम था एकेडमिक सोकाल्स्की। अब ध्यान रखना, कई बार ये नाम भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑन विच द नैरेटर बोर्डेड। तो आपको लिखना है इसका नाम था जो था वो एकेडमिक सोकाल्स्की। नेक्स्ट है कि इट वॉज हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइस्ट एंड द विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड अंटार्कटिका। ये जहाज, ये शिप कहाँ जा रहा था, ये अंटार्कटिका महाद्वीप में जा रहा था। हिज जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। जो इक्वेटर है वहां से जो ये पॉइंट दिया हुआ है डिग्रीज, वहां से इसका जहाज स्टार्ट हुआ था, रवाना हुआ था, और ये पड़ता है मद्रास में, जिसे हम फिलहाल चेन्नई कहते हैं, पहले इसे मद्रास के नाम से जानते थे। He crossed 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least 3 ecospheres। अब जब ये यात्रा करी लेखक ने यहाँ से, तो ये सारी चीजें उसको क्रॉस करनी पड़ी। अब ध्यान रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के छोटे छोटे कितने ही न जाने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने टाइम जोन को उन्होंने क्रॉस किया, तो 9 टाइम जोन क्रॉस किए, 6 चेक पॉइंट्स उन्होंने क्रॉस किए, 3 वाटर बॉडीज उन्होंने क्रॉस करी थी और 3 इकोस्फीयर्स जो है वो उन्होंने क्रॉस किए थे। एंड ही ट्रेवल्ड ओवर 100 hours इन कार, एरोप्लेन एंड शिप टू रीच देयर। और वहां पहुंचने के लिए लेखक ने अलग अलग वाहनों के माध्यम से टोटल 100 आवर्स की, 100 घंटों की यात्रा करी थी। तो अगर यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि कितने घंटे की यात्रा करी थी, तो 100 आवर्स की यात्रा करी थी। लेखक कहां जा रहा था, लेखक अंटार्कटिका जा रहा था। कितने टाइम जोन, कितने आदि आदि, ये प्रश्न सारे यहां से बन सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा एक पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा अगला जो सेगमेंट है वो आता है कि साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट है जिसका नाम था गोंडवाना। तो गोंडवाना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन वर्ष पहले, 650 मिलियन वर्ष पहले अ जायंट साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड एग्जिस्ट। एक बहुत ही विशाल भू प्रदेश अस्तित्व में था जिसको हम गोंडवाना के नाम से जानते थे।
इट सेंटर्ड रफली अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। और ये कैसा था, ये अब कहाँ पे अस्तित्व था, जहां वर्तमान में अंटार्कटिका स्थित है वहां पर ये पड़ता था। एंड ह्यूमन बीइंग्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। उस समय अभी मनुष्य का इस ग्लोबल पर अस्तित्व नहीं हुआ था, उसका अभी आविर्भाव नहीं हुआ था। इट हैड अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फॉमा। यहाँ पे विशाल मात्रा में फ्लोरा और फॉमा था ओनली, नथिंग एनी एनिमल्स, नथिंग एनी कोई प्रकार का जो है वो मनुष्य। आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स, 500 वर्ष के बाद में, द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज एज दे एग्जिस्ट टुडे। तो 650 मिलियन वर्ष पहले तो ये स्थिति थी कि पूरा एक भूप्रदेश था। उसके 500 मिलियन वर्ष बाद, उसके 500 मिलियन वर्ष बाद में मतलब कि 150 मिलियन वर्ष पहले, तो ये जो है ना धीरे धीरे कंट्रीज में डिवाइड होना शुरू हुआ। और जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं इस संसार को इस कंडीशन में आ गया था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा अगला सेगमेंट है वो है स्टडी ऑफ अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में अध्ययन। The purpose of the visit was to know more about Antarctica, ozone and carbon, evolution and extinction। अब ये जो अध्ययन दल जा रहा था, इस अध्ययन दल का उद्देश्य क्या था? तो ये इनका पर्पस ये था कि वहां की विजिट करके अंटार्कटिका के बारे में जानना, अंटार्कटिका की ओजोन के बारे में, वहां कार्बन के बारे में और उसका मूल्यांकन करना और उसके अस्तित्व के बारे में जानना था। 90% of the Earth's total ice volumes are stored in Antarctica। तो इस पृथ्वी के पूरे भूप्रदेश की टोटल 90% जो बर्फ है ना, 19% जो बर्फ है वो अंटार्कटिका में स्थित है। There are no human settlements, no trees and no buildings। वहां पर ना तो कोई मनुष्य का आवास स्थित है, न ही वहां पर पेड़ पौधे हैं और न ही किसी प्रकार की कोई बिल्डिंग से भवन है। आइसबर्ग्स आर एज बिग एज कंट्रीज। और आइसबर्ग, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े इतने विशाल हैं जैसे बड़े बड़े देशों की आकृति, बड़े बड़े देशों का आकार। डेज गो ऑन एंड ऑन इन 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट। तो वहां पे दिन लगातार 24-24 घंटे के दिन हुआ करते हैं, बड़े बड़े दिन हुआ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ, क्लाइमेट चेंजेस। अब ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है क्लाइमेट चेंज का। The most hotly contested debate of our time is whether the West Antarctic ice sheet will melt entirely or not। अब ये एक ज्वलंत मुद्दा ये है कि क्या जो वेस्ट अंटार्कटिक है ना, पश्चिमी अंटार्कटिक की जो बर्फ है वो बर्फ की शीट पिघलेगी या नहीं पिघलेगी, पूरी तरह से पिघलेगी या नहीं पिघलेगी। इफ वी वांट टू स्टडी द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस फॉर अस टू गो। अगर हम पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे जाना चाहिए, अंटार्कटिका जाना चाहिए। अंटार्कटिका हैज अ सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक्स बायोडाइवर्सिटी। एक सिंपल सा इकोसिस्टम है, यहाँ पे जैव विविधता की बिल्कुल कमी है, यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। इट इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन हैव बिग रेप्रिकेशन। तो ये एक ऐसा स्थान है जहां पर हम ये अध्ययन कर सकते हैं कि प्रकृति में छोटा सा परिवर्तन भी कितना बड़ा जो है वो परिणाम ला सकता है। तो इस चीज का अध्ययन करने के लिए हम अंटार्कटिका हमारे लिए उपयुक्त जगह है। नेक्स्ट देखिए कि साइंटिस्ट वार्न दैट अ फर्दर डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द सी एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन। वैज्ञानिक ये चेतावनी देते हैं कि अगर ओजोन परत में और ज्यादा छेद हुआ तो ये बहुत विशाल पैमाने पर जो समुद्री जीव हैं, है ना, सी एनिमल्स, और उस प्रदेश के जो बर्ड्स हैं उनके लिए खतरा पैदा होगा, उनको प्रभावित करेगा सबसे ज्यादा। इट विल ऑल्सो अफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल। और साथ ही साथ ये ग्लोबल कार्बन सर्कल जो है, साइकिल जो है, उसको भी प्रभावित करेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा पॉइंट है वो है वॉक ऑन द ओशन, समुद्र के ऊपर चलना।
इट वॉज द मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ द विजिट। लेखक कह रहा है हमारी यात्रा का सबसे रोमांचित कर देने वाला जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था, वो क्या था? वो बर्फ पर चलना। They climbed down the gangplanks and walked on the ocean। अब वो गैंगप्लैंक पे उतरते हैं और वहां से समुद्र पर चलते हैं। अब समुद्र पे चलना क्या संभव है? बट वहां पे बर्फ जमी हुई थी, तो बर्फ के ऊपर से वो लोग चलते हैं। देयर वर 52 पीपल्स, टोटल 52 लोग थे, 52 लोग थे। एंड दे वर वॉकिंग ऑन अ मीटर थिक आइस पैक। और जहां वे चल रहे थे ना ये लोग, तो वो 1 मीटर का 1 मीटर जो है वो चौड़ाई वाली बर्फ जमी हुई थी समुद्र के ऊपर, उसके ऊपर चल रहे थे। And under the ice pack, there was 180 meters of living, breathing salt water। और जिसके ऊपर ये लोग चल रहे थे उसके नीचे 180 मीटर तक बिल्कुल जीवित, सांस लेता हुआ नमकीन पानी था, खारा पानी था। Seals were enjoying themselves in the sun on ice। और यहां पे जो सील्स थी ना, वो उस बर्फ पर जो है वो सूर्य की किरणों का, सूर्य की रोशनी का आनंद ले रही थी। एंड द नरेटर वॉज वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। लेखक यहाँ की सुंदरता को देख करके बहुत प्रभावित था। एंड ही विश्ड इट वुड नॉट बिकम अ वार्म प्लेस एज इट यूज्ड टू बी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। और साथ ही साथ लेखक यहाँ पे आशा करी कि मिलियन वर्ष पहले, है ना, लाखों वर्षों पहले जैसा कि एक गर्म प्रदेश था, दोबारा से ऐसा ये गर्म प्रदेश नहीं बनना चाहिए। If it happens, the result can be ruinous। और अगर ऐसा हो गया तो परिणाम हमारे लिए बहुत ही घातक होगा। ये जो चैप्टर है एनिमी, इसमें अमेरिका और जापान के बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान युद्ध छिड़ा हुआ था, और उसी दौरान एक अमेरिकी नेवी का सैनिक जो है वो जापान के एक घर के पास चला जाता है। डॉक्टर सदाओ का हाउस है समुद्र में, तो वहां पे चूंकि वो एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर होने के नाते वो उसको ऑपरेट करता है, उसका ऑपरेशन करके उसे ठीक करता है। और आगे की जो भी घटनाक्रम होता है वो हम आज इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पे लिखा है कि इट इज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दूसरे विश्व युद्ध का समय था। एंड जापान इज एट वॉर विथ अमेरिका, जापान का अमेरिका के साथ युद्ध चल रहा है। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर गेट्स वॉस्ट अवे टू द डोर स्टेप ऑफ जापानीज डॉक्टर सदाओ। तो एक अमेरिकन प्रिजनर जो है वो पानी में बहता हुआ एक जापानी डॉक्टर सदाओ के घर के पास चला जाता है, उनके दरवाजे पर के पास चला जाता है समुद्र में। एंड द चॉइस इज वेरी हार्ड फॉर डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ। अब देखिए कि वो एक अमेरिकन सैनिक है और डॉक्टर सदाओ एक जापानी है। अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध चल रहा है। तो अभी डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी हाना, पत्नी का नाम हाना है, इन दोनों के लिए अब ये चॉइस करना बहुत ही डिफिकल्ट है कि हम इस आदमी को की हेल्प करें, इसका ट्रीटमेंट करें या नहीं करें। तो दोनों बड़ी एक विकट परिस्थिति में फंसे हुए हैं। शुड दे हैंड हिम ओवर टू द पुलिस और सेव हिम फ्रॉम ड्राइंग। और दूसरी कंडीशन ये थी कि अब क्या करें, इस आदमी को पुलिस को सुपुर्द कर दें या फिर इस आदमी को बचने से जो है मरने से बचाया जाए, क्या किया जाए। बीइंग अ डॉक्टर, अब चूंकि सदाओ एक डॉक्टर है तो डॉक्टर होने के नाते सदाओ गिव्स टॉप प्रायोरिटी टू सेव द लाइफ ऑफ अ डाइंग मैन। तो डॉक्टर होने के नाते सदाओ जो है सबसे पहले तो उस मरते हुए आदमी का जीवन बचाने का प्रयास करते हैं। एंड नॉट ओनली डज ही सेव हिम बट ऑल्सो हेल्प हिम इन एस्केपिंग टू फ्रीडम। न केवल उसके जीवन को बचाते हैं बल्कि उसे जो है बच करके वहां से निकलने में भी उसकी मदद करते हैं। तो ये पूरी कहानी है, ये तो एक इंट्रोडक्शन हुआ है, हमने केवल इसका इंट्रोडक्शन देखा है। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। पूरी तो नहीं पढ़ेंगे बट समरी रूप में हम इसे देख लेते हैं, खास खास पॉइंट्स।
चलिए अब देखिए एक एक लाइन से प्रश्न बन सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे 6 प्रश्न, जैसा कि मैं हर समरी में आपको बताता हूं। आपकी विस्टास बुक है उसमें से 6 एमसीक्यू जाएंगे 6 नंबर के, इसलिए ढंग से पढ़िएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। निश्चित रूप से 1 या 2 प्रश्न आपको एग्जाम में इस टॉपिक से मिलेंगे। तो देखो कि सदाउज एजुकेशन हिज फादर्स मेन कंसर्न। अब उसके पिता का मुख्य ध्येय क्या था, उसके पिता का मुख्य टारगेट क्या था, वो पूरा ध्यान किस पर दे रहे थे, वो दे रहे थे डॉक्टर सदाओ के एजुकेशन। मतलब अभी डॉक्टर नहीं था, अभी सदाओ जो है वो डॉक्टर नहीं बना है, लेकिन पिताजी चाहते थे कि ये पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, ठीक है ना, उसके एजुकेशन पे पूरा फोकस था। डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन द जापानीज कोस्ट। जापान के समुद्र किनारे पर बना हुआ है डॉक्टर सदाओ का हाउस, मकान। एंड हिज फादर नेवर जॉक्ड और प्लेड विथ हिम। उसके पिता कभी भी उसके साथ मजाक नहीं करते थे, कभी उसके साथ खेले नहीं थे, मतलब कभी उसको हल्के में नहीं लेते थे। बहुत सख्त आदमी थे, उनके साथ हमेशा जो है वो नियमानुसार ही पेश आते थे। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। और सदाओ भी इस बात को जानते थे कि उसके पिताजी का मुख्य उद्देश्य क्या है, उनके पिताजी की मुख्य चिंता क्या है, डॉक्टर सदाओ का एजुकेशन। वो उसकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते थे। फॉर दिस रीजन ही हैड सेंट हिम टू अमेरिका एट 22 टू लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। अब देखिए ये जो लाइन है इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो समझिए कि यही कारण था, क्या कारण था कि डॉक्टर सदाओ के पिता चाहते थे कि वो बच्चा पढ़ लेकर के कुछ बने, उसके एजुकेशन को लेकर के विशेष वो सतर्क थे। तो इसलिए डॉक्टर सदाओ को उसके पिता ने अमेरिका भेजा था। तो पहला प्रश्न तो ये बन सकता है कि डॉक्टर सदाओ को उसके पिता ने एजुकेशन के लिए कहाँ भेजा था, अमेरिका भेजा था। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि कितने वर्ष की उम्र में उसे अमेरिका भेजा था, तो देन ही वॉज 22 ईयर्स ओल्ड, उस समय वो 22 वर्ष का था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और तीसरा कि डॉक्टर सदाओ को उसके पिता ने अमेरिका क्यों भेजा था, तो उसे अमेरिका भेजा था सर्जरी और मेडिसिन का एजुकेशन लेने के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट, ही हैड कम बैक एट 30, और 22 की एज में तो गया था और 30 वर्ष की उम्र में वापस आता है। तो 22 से लेकर के 30 यानी कि 8 साल तक वहां पे वो रहता है, 30 वर्ष की उम्र में वापस आता है। तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि वो कितने वर्ष की उम्र में वापस आया था। नेक्स्ट है, बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ बिकम अ फेमस सर्जन एंड अ साइंटिस्ट। और उसके पिता ये चाहते थे कि डॉक्टर मेरी मृत्यु से पहले सदाओ जो है एक बहुत बड़ा सर्जन बन जाए और साथ ही साथ एक बड़ा वैज्ञानिक बन जाए, ऐसा उनका उद्देश्य था। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है जहां से प्रश्न नहीं बने, हर लाइन से प्रश्न बन सकता है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझिएगा। नेक्स्ट देखिए, सदाओ मैरिड हाना। अब सदाओ की हाना से शादी होती है, उसके बारे में हमने प्रत्येक चैप्टर को, जैसे मैं हर रोज आपको बताता हूँ, सेगमेंट वाइज हमने इसे डिवाइड किया हुआ है ना, प्रत्येक चैप्टर को अलग अलग सेगमेंट में हमने बांटा है। तो यहाँ पे हम अब पढ़ेंगे हाना का सदाओ से, या सदाओ की हाना से मैरिड शादी। सदाओ हैड मेट हाना इन अमेरिका। सबसे पहले सदाओ की हाना से मुलाकात अमेरिका में होती है। He didn't fall in love with her until he was sure she was Japanese. तो जब तक उसे ये पता नहीं चला, पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुआ कि ये लड़की जापानी है, तब तक वो उसके साथ प्रेम नहीं किया। मतलब तय था उसके पिता का कि वो उसकी शादी किसी भी लड़की के साथ करेंगे तो वो जापानी ही होनी चाहिए, किसी दूसरे के साथ नहीं करेंगे। तो इसने भी जब तक ये तय नहीं कर, मतलब पता नहीं लगा लिया कि जापानी है, तब तक उसके साथ प्रेम में नहीं पड़े। His father would never have accepted her unless she had been pure in her race. अगर वो जापानी नहीं होती, प्योर इन हर रेस का मतलब होता है कि अगर वो जापानी नहीं होती तो उसके पिता, किसके पिता, डॉक्टर सदाओ के पिता उस लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्या लिखा है कि सदाओ मेट हर एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस। अब सबसे पहले सदाओ कहाँ पे मिले थे हाना से, तो एक अमेरिकन प्रोफेसर उनके घर पे इनकी पहले मुलाकात हुई थी। एंड दे कैम होम टू जापान, उसके बाद वो दोनों साथ साथ जापान आ गए। देयर मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, और उनका विवाह पुरानी परंपरागत जापानी तरीके से किया गया। They were perfectly happy and had 2 children. वो दोनों पूरी तरह से खुश थे और उनके 2 बच्चे थे। ओके चलिए, तो ये हमारा 1 सेगमेंट और पूरा हुआ। एंड नेक्स्ट हमारा अगला सेगमेंट ये है कि वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर टॉम फाउंड क्रॉलिंग। अब एक घायल अमेरिकी सिपाही जिसका नाम था टॉम,
जो है वहां पे रेंगता हुआ पानी में उसे दिखाई दिया। सदाओ एंड हाना फाउंड समथिंग कमिंग आउट ऑफ द मिस्ट। कुछ धुंधलाते हुए कुछ धुंधलाहट में जो है वो कुछ पानी में तैरते हुए आता हुआ दिखाई दिया डॉक्टर सदाओ और हाना को। इनका मकान बिल्कुल समुद्र के किनारे बना हुआ था। अ मैन सीम्ड टू बी ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग। एक आदमी जो घुटनों के बल रेंगता रेंगता उस तरफ बढ़ रहा था। देन दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर। उसके बाद देखा कि वो आदमी वहां पे गिर गया। ही वॉज वाउंडेड एंड ले मोशनलेस ऑन द सैंड। वो आदमी पूरी तरह से घायल अवस्था में था और वो वहां पे बिना किसी हलचल के उस रेत में पड़ा रहा समुद्र के किनारे की। ही वॉज अ वाइट मैन। ये एक श्वेत आदमी था। श्वेत मीन्स यूरोपियन पर्सन था, मतलब अमेरिकन व्यक्ति था, जापानी नहीं था। नेक्स्ट इसे सेगमेंट को कंटिन्यू करते हैं। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक। अब उसका जो राइट साइड का जो बैक था, है ना, पीठ की इधर पीठ के पीछे की साइड में, सदाओ सा दैट अ गन वाउंड हेड रीओपन। तो यहाँ पे गन का घाव हुआ था और वो घाव यहाँ पे पूरी तरह से खुला हुआ था। ही वॉज ब्लीडिंग, और वहां से रक्त बह रहा था, खून वहां से निकल रहा था। ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मॉस। अब वहां पे समुद्र में जो काई होती है, समुद्र में जो मॉस होती है, उससे उसके घाव को वहां पे उसने भर दिया। द मैन क्राइड बट डिडंट अवेकन। वो आदमी चीखा, चिल्लाया, लेकिन वो जगा नहीं, बेहोशी की अवस्था में था। दे रेड द फेंट लेटर्स ऑन हिज कैप यूएस नेवी। अब वो जो कैप पहने हुए था, जो उसके सर पे जो कैप थी, उस पे लिखा हुआ था कुछ फेंट लेटर में, कुछ उड़े हुए धुंधलाते फीके पड़े हुए लेटर्स में क्या लिखा हुआ था? यूएस नेवी। इट मीन्स द पर्सन इज फ्रॉम यूएस नेवी, कि ये आदमी यूएस नेवी का व्यक्ति है। द अमेरिकन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। और यहाँ पे जो अमेरिकन थे वो एक प्रकार से युद्ध के मतलब युद्ध में जिनको कैदी बनाया जाता है ना, युद्ध के दौरान जो पकड़ लिया जाता है उसे जेल में डाल दिया जाता है, तो ये एक प्रिजनर था, वॉर प्रिजनर जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, तो ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ, आदमी उसके घर आया यहां तक। अगला सेगमेंट है शेल्टर्ड अ वाइट मैन। एक श्वेत आदमी को उनके घर में, डॉक्टर के घर में शरण। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि दे हैड शेल्टर द वाइट मैन इन देयर हाउस, दे वुड बी अरेस्टेड। अगर उस वाइट आदमी को डॉक्टर अपने घर में शरण देता है तो फिर डॉक्टर को गिरफ्तार किया जा सकता था। क्यों किया जा सकता था गिरफ्तार? क्योंकि दुश्मन देश के व्यक्ति को अपने घर में शरण देना देशद्रोह का मामला बन सकता है। बट इफ दे टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई। लेकिन अगर उन्होंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो व्यक्ति मर जाएगा। द कपल वॉज इन अ फिक्स। अब उन्होंने एक कुछ दिमाग में तय कर लिया, ऑल अमेरिकन्स वर देयर एनिमीज, कि भाई सारे अमेरिकन हमारे दुश्मन हैं, ये व्यक्ति भी हमारा दुश्मन है, अमेरिकन नेवी का है, तो ऑल ऑफ आर आवर एनिमीज। इफ ही वर हेल्दी दे कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस। अब ये आदमी अगर स्वस्थ होता ना तो हम इसको पुलिस के हवाले कर सकते थे, बट ये पर्सन तो जो है वो बाउंडेड है, घायल है, बट ही वॉज वाउंडेड। लेकिन ये पर्सन तो भाई घायल है। अब घायल व्यक्ति को पुलिस के हवाले कैसे किया जा सके? ही वुड डाई अनलेस ही वॉज ऑपरेटेड ऑन। अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया, अगर इसका ऑपरेशन करके इसे ठीक नहीं किया गया तो फिर ये व्यक्ति जो है वो मर जाएगा। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, समथिंग वॉज टू बी डन विथ हिम। इसके साथ कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर हमें इसे ठीक तो करना पड़ेगा। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटन्ड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। अब डॉक्टर सदाओ ने जब अपने नौकरों से इस बारे में बात करी तो दोनों नौकर जो है वो डर गए। दे थॉट दैट देयर मास्टर शुड नॉट हील द वाउंड ऑफ दैट वाइट मैन। उन्होंने सोचा, किसने सोचा? वो जो दोनों नौकर्स थे उन्होंने कहा कि मालिक को, यानी मतलब डॉक्टर सदाओ को, क्योंकि वो डॉक्टर सदाओ के नौकर थे, तो कहा कि भाई आपको इस आदमी को ठीक नहीं करना चाहिए, आपको इस वाइट मैन के घावों को ठीक नहीं करना चाहिए। इवन यूमी रिफ्यूज टू वॉश वाइट मैन। यहां तक कि यूमी जो घर की नौकरानी थी उसने उस आदमी को स्नान कराने से मना कर दिया, है ना, उस पर पानी डालने तक से मना कर दिया कि भाई मैं इसमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगी, एंड रिटर्न टू हर वर्क, और अपने काम में लग गई।
हाना herself was Tom's breast. अब हाना जो डॉक्टर सदाओ की पत्नी थी, उसने खुद ने उसके सीने को धोया एंड फेस विथ स्टीमिंग हॉट वाटर केयरफुली, और गर्म पानी से उसे अच्छी तरह से साफ किया। ये काम हाना को स्वयं को करना पड़ा। हाना है जो सदाओ की पत्नी है, तो नौकरानी ने जब मना कर दिया तो फिर हाना को ये काम करना पड़ा। टॉम ऑपरेटेड ऑन। नेक्स्ट सेगमेंट क्या है कि टॉम का ऑपरेशन किया गया। सदाओ आस्क्ड हाना टू हेल्प हिम टू टर्न द मैन। अब बात जब नौकरों ने मना कर दिया तो डॉक्टर सदाओ ने हाना से कहा कि आप मेरी जो है वो थोड़ी हेल्प करिएगा। सी ऑबेड, उसने बिल्कुल आज्ञा का पालन किया, डॉक्टर सदाओ की आज्ञा का पालन किया। सी वॉज आस्क्ड टू गिव द एनेस्थेटिक इफ नीडेड, और उससे कहा गया हाना से कि अगर इस आदमी को, क्योंकि वो अभी बेहोश था और डॉक्टर सदाओ उसको ऑपरेशन करेंगे, तो अगर उसे जरूरत पड़ती है तो उसे एनेस्थेसिया दे दिया जाए, मतलब उस व्यक्ति को पुनः बेहोशी की हालत में पहुंचाने के लिए जो दवाई सुंघाई जाती है वो एनेस्थेसिया कहलाती है। तो एनेस्थेटिक उसे दिया जाए जितनी मात्रा में जरूरत हो, अगर वो जगने की कोशिश करे या अगर वो चिल्लाता है तो। द बुलेट वॉज स्टिल देयर, गोली अभी भी उसके भीतर थी, एंड ही हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड, और इससे उसका बहुत सारा खून बह गया था। हाना कुडंट बियर द साइट एंड रैन आउट द रूम। अब जब उसका ऑपरेशन किया जा रहा था, उसको काटा जा रहा था, चीरा जा रहा था, तो हाना उस दृश्य को नहीं देख पाई और उसको उल्टी आई, तो वो दौड़ते हुए बाहर जो है उल्टी करने के लिए दौड़ करके पहुंच गई। नेक्स्ट, शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। हाना ने इससे पहले कभी किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करते हुए नहीं देखा था। सदाओ वेंट ऑन विथ हिज वर्क, लेकिन फिर भी सदाओ अपने काम में लगातार जुटे रहे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में अगर वो छोड़ देते तो आदमी के साथ बहुत बुरा हो सकता था। बट सी कैम विथ अ बोतल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, लेकिन वो तुरंत अंदर आती है एक हाथ में बोतल लेकर के और साथ में कुछ रुई लेकर के। Then with a very clean and precise incision, the bullet was taken out. तो उसके बाद वो जो पकड़ने की जो चीजें होती है ना, उससे उस बुलेट को खींच करके बाहर निकाल दिया गया। द मैन क्वीवर्ड बट वॉज स्टिल अनकॉन्शियस। आदमी एकदम हिल गया बट अभी भी जो है वो अनकॉन्शियस था, अभी भी वो अचेतन था, अभी भी वो बेहोशी की हालत में था। ही ओनली मटर्ड फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश। उसने कुछ वर्ड्स जो है वो अंग्रेजी में बड़बड़ाए। डॉक्टर सदाओ डिक्लेयर्ड दैट द मैन वुड लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल। और जैसे ही उसका ऑपरेशन सफल हुआ, वो जो गोली थी, उसके बुलेट जो थी उसके भीतर शरीर में वो निकाली, तो डॉक्टर सदाओ ने घोषणा करी कि यह आदमी आखिर अब जीवित हो जाएगा, मतलब अब जिंदा रह जाएगा, मतलब बच जाएगा, अब इसको कुछ भी नहीं होगा। भाई डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि किस कंडीशन में क्या होने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट शुरू होता है कि द यंग मैन वॉक अप टेरिफाइड। अब वो यंग मैन टॉम जिसका ऑपरेशन किया गया था, वो जब जगता है तो एकदम भयानक रूप से डरा हुआ है, उसकी आंखों में बड़ा भय देखा जा सकता है। द यंग मैन वॉक अप, आदमी जगा। ही वॉज वेरी वीक, बहुत कमजोर था। अब कमजोर तो होना ही है जब उसका इतना खून बह गया था, गोली लगी थी, ऑपरेशन हुआ था। His blue eyes were terrified when he thought where he was. जब उसने सोचा कि वो कहां पर है तो उसकी आंखों में बड़ा भय था। हाना consoled him not to be afraid. हाना ने उसे थोड़ी सांत्वना दी, अब चिंता मत करिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। She comforted him that he would soon be strong. और उसे ये भी विश्वास दिलाया कि बहुत ही जल्दी ये व्यक्ति वापस जो है वो मजबूत हो जाएगा, वापस स्ट्रांग हो जाएगा। ऑन द थर्ड डे सदाओ एग्जामिन्ड द वाउंड। तीसरे दिन डॉक्टर सदाओ ने उसके घावों को फिर से जांचा, देखा। टॉम आस्क्ड व्हाट दे वर गोइंग टू डू विथ हिम। तो वहां पे टॉम ने, उस एनिमी ने डॉक्टर सदाओ से कहा कि भाई आप क्या कर रहे हो मेरे साथ। ही लुक्ड बेयरली 17। और अब यहाँ पे वो कितने का दिख रहा था? ही लुक्ड बेयरली 17, 17 का। नेक्स्ट 4 मोमेंट सदाओ डिडंट आंसर, लेकिन डॉक्टर सदाओ ने आंसर नहीं दिया। टॉम वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, क्योंकि टॉम जो था वो युद्ध अपराधी था, युद्ध का प्रिजनर ऑफ वॉर था। एंड ही शुड हैव बीन हैंडेड ओवर टू द पुलिस, उसे पुलिस के हवाले किया जाना था या पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट सेगमेंट शुरू होता है द सर्वेंट्स ग्रू डेली मोर वॉचफुल। अब धीरे धीरे वो नौकर और ज्यादा सतर्क होते गए और ज्यादा वॉचफुल होते गए। सदाओ वांटेड द प्रिजनर टू गेट अप ऑन हिज फीट। सदाओ चाहते थे कि ये प्रिजनर स्वयं अपने पांवों पे खड़ा हो जाए।
he should practice it every day till he gains strength. जब तक वो पूरी ताकत प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे अपने पांवों पे खड़ा होकर के डेली अभ्यास करना चाहिए, ऐसा सदाव मानते थे। द मैन थैंक्ड द डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड हिज लाइफ। उस आदमी ने डॉक्टर सदाव को धन्यवाद दिया कि आपने मेरी जान बचाई है। द डॉक्टर कॉशन्ड हिम नॉट टू थैंक हिम सो अर्ली। डॉक्टर ने उसे चेतावनी दी कि इतना जल्दी मुझे धन्यवाद मत दीजिए, अभी तो पता नहीं क्या हो जाए तुम्हारे साथ। नेक्स्ट, सदाव एग्जामिन्ड द वाउंड केयरफुली एवरी डे। अब धीरे धीरे सदाव प्रतिदिन उसके घावों को देखते थे। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट। और जो अंतिम टाके थे वो भी खोल दिए गए, धागा उसका भी निकाल दिया गया। द यंग मैन वुड बी ऑल राइट विद इन अ फोर्टनाइट। और अब एक सप्ताह, एक पखवाड़े तक जो है ये आदमी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ऑन द 7th डे द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर। लेकिन 7वें दिन वो दोनों नौकर जो थे वो घर छोड़ करके वहां से चले गए। हाना वॉज टेरिफाइड बट मेंटेन्ड हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस। अब हाना भी डरी हुई थी, वो भी भयभीत थी कि भाई पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, देशद्रोह का मामला जो है वो हो सकता है उन पे लागू कर दिया जाए, बट फिर भी उसने हर चीज को मेंटेन कर लिया, उसके साथ साथ निभाया डॉक्टर सदाव का। सी पेड देम ऑफ and thanked them for all they had done for her। वो जो नौकरों ने उसके साथ जो रहे थे, इतने साल हेल्प करी, मदद करी थी, उसके लिए हाना ने उन दोनों को धन्यवाद दिया और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट सेगमेंट है द ओल्ड जनरल। अब वो जनरल की कहानी जो बीच में आती है उसकी भी बात कर लेते हैं। द ओल्ड जनरल वॉज सिक। वो बूढ़ा जो सेनापति था वो बूढ़ा बीमार था। ही न्यू दैट सदाव वॉज इंडिस्पेंसेबल टू हिम। और वो ये जानता था कि सदाव बड़ा वफादार है, वो उसके प्रति बड़ा वफादार रहेगा, अच्छा है, कुशल डॉक्टर है। ही डिडंट वांट सदाव टू अरेस्टेड। और जब उसको इस बात का पता चला कि उसने अपने घर में इस तरीके से जो है एक दुश्मन को का इलाज किया है, पर फिर भी वो उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहता था। सपोज व्हाट वुड हैपन इफ ही वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे ही हैड टू हैव हिज ऑपरेशन। अब यहाँ पे उस जनरल को अपनी खुद की चिंता थी कि अगर मान लीजिए मैंने इसको गिरफ्तार कर दिया और फिर अगर इसको कोर्ट में जाएगा, वहां पे सजा हो जाएगी, और अगर इसको मान लीजिए कि मृत्यु की सजा हो जाती है अगर डॉक्टर सदाव को, तो फिर मेरा ऑपरेशन कौन करेगा अगर मेरे को कल ऑपरेशन की जरूरत पड़ी? किसको? सेनापति को। तो सेनापति अपने स्वार्थ के लिए वो उसको गिरफ्तार नहीं करवाना चाहता था, वो तो अपना भला देख रहा था। नेक्स्ट क्या होता है कि ही डिडंट ट्रस्ट अदर सर्जन्स। वो किसी दूसरे सर्जन पर भरोसा नहीं कर सकता था। जनरल जो है वो, द जनरल हिट अपॉन अ प्लान। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। इट वुड बी बेस्ट इफ द अमेरिकन कुड बी क्वाइटली किल्ड। उसके दिमाग में विचार आया कि हम एक काम करते हैं, उस अमेरिकन सैनिक को चुपचाप मार दिया जाए ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि वो यहाँ पे घर में रहता था, ताकि डॉक्टर भी बच जाए और उस दुश्मन को भी मार दिया जाए। He had his own private assassins। उसके खुद के अपने, वो अपने घर में हत्यारे रखता था सेनापति। He could send 2 of them to his house at night। और उसने डॉक्टर से कहा कि मैं उसमें से 2 तुम्हारे घर में रात को भेजूंगा। सदाव agreed that it would be very natural। सदाव ने कहा ये ठीक है, ये जो है वो एक प्रकार से ठीक रहेगा, आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, सदाव saved Tom but wondered why। अब उसने उस टॉम को बचा लिया, लेकिन बड़ा सचेत होकर के क्यों? सदाव थॉट ओवर द जनरल्स प्लान। सदाव के दिमाग में अब वो जनरल का जो प्लान था, सेनापति का जो प्लान था, वो चल रहा था। द होल थिंग कुड गो आउट ऑफ हिज हैंड्स। अब सारी स्थिति उसके हाथ से बाहर जा सकती थी, उस स्थिति उसके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी। ही डिडंट टेल एनीथिंग टू हाना। लेकिन उसने हाना को कुछ भी नहीं बताया कि भाई जनरल के घर गया था तो वहां पे क्या क्या बात हुई, क्या प्लानिंग हुई है, रात को क्या होगा, उसने कुछ भी हाना को नहीं बताया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द गेस्ट रूम। अगले दिन सुबह उठा, वो पूरी रात चिंता में रहा। अगले दिन सुबह उठ के गेस्ट रूम में जाके क्या देखता है? ही थॉट of putting his boat on the shore that night with food and extra clothing in it। अब उसने सोचा कि काम करता हूं मैं, अगले दिन नाइट के समय जो अपनी नाव है उस नाव में भोजन और बाकी सामग्री रख के मैं उसको तैयार कर लेता हूं। उसने वो सारी तैयारी कर ली। नेक्स्ट,
The American might be able to row to that little island not far from the coast. तो ये अमेरिकन जो व्यक्ति है ये उस पर सवार होके और जो नेक्स्ट आइलैंड है ज्यादा दूर नहीं था उस पर चला जाएगा. Nobody lived on that island. उस पर कोई रहता नहीं था उस टापू पे. He gave all necessary instructions to Tom. और उसने जो भी निर्देश देने थे वो सारे निर्देश उस टॉम को दे दिए गए कि तुम्हें क्या क्या करना है. If his food ran out before he caught a कोरियन बोट, उसने कहा तुम्हें वहां से एक कोरिया का बोट मिलेगा, उस बोट पर बैठ के तुम आगे अमेरिका चले जाना. लेकिन जब तक तुम्हें कोरिया का बोट नहीं मिलता और उस दौरान अगर तुम्हारा भोजन खत्म हो जाता है, ही कुड सिग्नल हिम 2 फ्लैशेस. तो तुम ये टॉर्च है तुम्हारे पास 2 बार उसको फ्लैश कर देना, आप टॉर्च को जला देना 2 बार. The young American shook Sadao's hand warmly and walked down into the darkness of the garden. तो 2 बार उसे हाथ मिलाया और उसके बाद वो धीरे वहां से उतरते हुए गार्डन से होते हुए नीचे चला गया. नेक्स्ट देखिए कि सदाओ इन्फॉर्म्ड द जनरल दैट द यंग मैन हैड एस्केप्ड. उसके बाद सदाओ ने जनरल को बताया कि वो आदमी तो भाग गया है ना, बच गया मतलब भाग गया वहां से. द जनरल हैड प्रॉमिस्ड सदाओ टू गेट हिम किल्ड. और जनरल ने उसे वादा किया था कि उसे मार दिया जाएगा. बट ड्यू टू हिज ओवन इलनेस ही फॉरगॉट टू रेस्पेक्ट हिज प्रॉमिस. लेकिन चूंकि जनरल तो बीमार था और अपनी बीमारी के कारण वो अपने वादे को नहीं निभा पाया, भूल गया. सदाओ गॉट हिज रिवार्ड. अब सदाओ को अपना इनाम मिल गया था. ही डिडंट रिसीव एनी विट सिग्नल. और उसे कोई गवाह की जरूरत नहीं थी. नो वन वॉज ऑन द आइलैंड. उस टापू पे कोई भी नहीं था. नहीं, उसमें क्या कि जब अब वहां से जब कोई लाइट का सिग्नल नहीं आया, वहां से कोई टॉर्च वॉर्च नहीं आई, तो सदाओ को पता चल गया कि इस आदमी को कोई न कोई कोरियन जो है वो शिप मिल गया है और वो आदमी वहां से चला गया है. तो अब उस टापू पे कोई भी व्यक्ति नहीं था. द प्रिजनर हैड गॉन सेफ. और इस तरीके से वो प्रिजनर ऑफ वार जो था वो सुरक्षित रूप से वहां से बच करके निकल गया था. तो बच्चों ये था अपना आज की समरी. अच्छा चलिए और है भी. तो Sadao remembered that he had great difficulty in finding a place to live in America. अब सदाओ को पता था, सदाओ को वो सारी चीजें याद आई कि जब वो अमेरिका गए थे और उस समय चूंकि वो बिकॉज ही वॉज जापानी, वो एक जापानी व्यक्ति थे, तो उसको कितनी डिफिकल्टी हुई थी है ना, फाइंडिंग अ प्लेस. अमेरिका में जो स्थान ढूंढने में उसे कितना परेशानी हुई थी. द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडाइज. मतलब एक प्रकार से वो पूर्व धारणा लिए हुए थे अमेरिकन. वाइट पीपल वर रिपल्सिव. तो ये लोग जो थे ना, अमेरिका जो लोग थे वो उनके मन में इस प्रकार के विचार थे. इट वॉज अ रिलीफ टू बी ओपनली एट वॉर विद देम एट लास्ट. और अंततः उनके साथ जो युद्ध हुआ था तो एक प्रकार से एक रिलीफ की खबर थी. देन he remembered the haggard face of the prisoner, white and repulsive. Strange, he thought, I wonder why I could not kill him. लेकिन अब उसे ऐसा हो रहा था कि मैंने उस आदमी को मारा क्यों नहीं. ठीक है, तो ये हो गया अपना जो चैप्टर था द एनिमी, इसकी समरी हमने पढ़ी है. तो आइए शुरू करते हैं ऑन द फेस ऑफ इट. और इसकी जो राइटर है वो है सुसान हिल. एक्चुअली इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, एक है लैम और दूसरा है यहाँ पे बच्चों जो लैम्ब है और डेरी है. तो डेरी एक बालक है और लैम्ब जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति है. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, परिचय इसका प्राप्त कर लेते हैं. In this is a play featuring on an old man, Mr. Lamb. ये जो प्ले है, नाटक है, इसमें एक बूढ़े व्यक्ति की बात हो रही है. एंड a small boy named Derry. और एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है डेरी. डेरी सफर्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स. डेरी यहाँ पे एक जटिलता से जूझ रहा है. एक्चुअली उसके साथ एक समस्या ये हुई थी कि उसका चेहरा जो है वो जल गया था. ही गेट्स वन साइड ऑफ हिज फेस बर्न्ट. उसके चेहरे का एक साइड वाला जो भाग था वो जल गया था और इस चीज़ से वो परेशान है. ही ऑलवेज रिमेन्स विदड्रॉन एंड डेफिएंट. अब वो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, मतलब वो किसी के सामने नहीं आना चाहता, वो उसे झिझक रहती है और हमेशा वो लोगों से दूर रहता है. ही डजंट लाइक टू बी नियर पीपल एज ही कांट स्टैंड देयर अनचैरिटेबल लुक्स एंड रिमार्क्स. अब वो कभी भी लोगों के सामने नहीं आना चाहता क्योंकि लोग उसके बारे में जो है वो भिन्न प्रकार की जो बातें करते हैं, इसलिए वो लोगों से दूर रहने का प्रयास करता है और लोग उसके बारे में जो बातें करते हैं, जो रिमार्क्स करते हैं, वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं है. मिस्टर लैम हिमसेल्फ हैज़ अ टिन लेग. अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें मिस्टर लैम के बारे में, तो लैम एक बूढ़े व्यक्ति हैं और उनका एक पैर जो है वो टीन का है.
ही हैज़ अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड पीपल, लेकिन लोगों और जीवन के प्रति बहुत ही सकारात्मक नजरिया रखते हैं मिस्टर लैम। ही शोज द राइट वे ऑफ जजिंग मैन, वो दिखाते हैं कि हमेशा व्यक्तियों का एक प्रकार से जो हम उन्हें जज करें अच्छे तरीके से करें। मैटर्स एंड लाइफ टू यंग डेरी, और वो यंग डेरी को भी ये समझाते हैं कि लोगों के प्रति हमेशा अच्छा नजरिया रखें। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं सेक्शन वाइज इस स्टोरी को। जैसा कि हमारा प्रत्येक जो चैप्टर होता है, प्रत्येक चैप्टर की जो हम समरी पढ़ते हैं तो उसे हम सेगमेंट के हिसाब से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर भी इसी तरीके से हम सबसे पहले बात करेंगे डेरी एंटर्स लैम्स गार्डन। तो डेरी जो है वो मिस्टर लैम के गार्डन में, बगीचे में प्रवेश करता है। उसको देखते हैं। डेरी वॉक स्लोली एंड कॉशसली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। डेरी जब लैम के बगीचे में प्रवेश करता है तो बड़े ही धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से उस घास पर, लंबी लंबी घास पर चलता है। ही एंटर्स लैम्स गार्डन, वो लैम्प के बगीचे में प्रवेश करता है। एंड मिस्टर लैम्प स्पीक्स टू हिम व्हेन ही इज क्लोज एट हैंड, जैसे ही डेरी लैम्प के नज़दीक पहुंचता है तो लैम्प उससे बात करते हैं। डेरी इज स्टार्टल्ड, यहाँ पर डेरी आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि मुझे बगीचे में कोई मिलेगा। उसने सोचा कि वहाँ पे कोई नहीं होगा, तो जैसे ही वो जो है वो लैम्प को देखता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है। ही इज एपोलोजेटिक, अब उससे वो क्षमा याचना करता है, वो माफ़ी मांगता है। ही डिडंट नो इफ देयर वॉज एनीबॉडी एल्स, वह नहीं जानता था कि वहाँ पर कोई और होगा, क्योंकि वैसे भी वो लोगों से दूर रहता था, वो लोगों के पास नहीं जाना चाहता था। एंड मिस्टर लैम ट्राइज टू मेक डेरी कंफर्टेबल, बट लैम जो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति हैं, वो लैम को आश्वस्त करते हैं और उसे कहते हैं तुम मतलब चिंता मत करो, तुम आश्वस्त रहो, कंफर्टेबल फील करो, आरामदायक स्थिति फील करो। ही कैन पिक अप क्रैब एप्पल्स, और वो जो कहते हैं कि तुम अगर क्रैब एप्पल्स चुनना चाहो तो हमारे इस गार्डन से, बगीचे से ले सकते हो। डेरी नीड नॉट गो अवे ऑन मिस्टर लैम्स अकाउंट, अब वो जो है वो डेरी वहाँ से जाना नहीं चाहता है। ही डजेंट माइंड हु कम्स इन द गार्डन, और वो जो है ना लैम्प जो है वो नहीं, लैम्प जो है वो चाहते कि कोई भी बगीचे में आ सकता है, वो ये नहीं चाहते कोई बगीचे में नहीं आए। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, वो कहते हैं भाई हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है इस गार्डन का, तुम जो है वो दरवाजे से अंदर आ सकते हो। डेरी डिड नॉट नीड टू क्लाइंब ओवर द वॉल ऑफ द गार्डन, तो लैम्प ये कहते हैं कि डेरी तुम जो है वो, तुम्हें दीवार पर चढ़ करके और अंदर आने की जरूरत नहीं है, तुम दरवाजे से भी आ सकते हो, हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तो एक बहुत ही दयालु प्रकृति के व्यक्ति हैं मिस्टर लैम। डेरी सेज दैट ही डिडंट कम देयर फॉर स्टीलिंग, तो डेरी उन्हें ये समझाता है कि मैं यहाँ पे चोरी करने के इरादे से नहीं आया था, मैं केवल घूमने के इरादे से आया था। मिस्टर लैम एश्योर्स हिम दैट ही कैन स्टे देयर, लेकिन मिस्टर लैम उसे आश्वस्त करते हैं कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे आए तो तुम यहाँ पे रुक सकते हो। डेरीज फेस बर्न्ड, अब डेरी का जला हुआ चेहरा, इसके बारे में हम देखो बात करते हैं कि उसका चेहरा किस चीज़ से जल गया है। डेरी सेज दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम, डेरी यहाँ पे ये कहता है कि लोग उससे जो है वो डरे हुए रहते हैं, लोग उससे डरते हैं। दे लुक एट हिज फेस एंड फाइंड इट टेरिबल एंड अगली, लोग जब उसके चेहरे को देखते हैं तो उसका चेहरा बहुत ही भयानक दिखाई देता है और लोग उसको भद्दा कहते हैं। इवन वैन ही हिमसेल्फ सीज हिज फेस इन द मिरर, यहाँ तक कि वह खुद भी जब चेहरे में, जब दर्पण में अपना चेहरा देखता है, ही इज अफ्रेड ऑफ हिमसेल्फ, तो वह खुद भी डरा हुआ रहता है, वो अपने खुद के चेहरे को देख करके खुद डरता है। Mr. Lamb says that he will get the ladder and a stick and pull down crab apples. तो अब यहाँ पे मिस्टर लैम्ब उससे कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं एक सीढ़ी खींच के लाता हूँ, एक मैं डंडा लाता हूँ, और फिर मैं जो क्रैब एप्पल्स हैं वो मैं आपको नीचे लाता हूँ, उनको तोड़ करके। ही मेक्स जेली फ्रॉम दैम, और वो कहते हैं कि मैं इन क्रैब एप्पल्स से जेली बनाता हूँ। डेरी डजंट वांट मिस्टर लैम्ब टू चेंज द सब्जेक्ट, डेरी नहीं चाहता कि मिस्टर लैम्ब सब्जेक्ट चेंज करें, मतलब वो उसी चीज़ पर बात करना चाहता है, उसके चेहरे और उससे रिलेटेड चीज़ों पर बात करना चाहता है। ही वांट्स टू टॉक अबाउट हिमसेल्फ, वो स्वयं के बारे में बात करना चाहता है, वो चाहता है कि मिस्टर लैम्ब उसके बारे में बात करें। मिस्टर लैम्ब थिंक्स दैट परहैप्स डेरीज फेस गॉट बर्न्ड इन अ फायर, अब यहाँ पे मिस्टर लैम्ब ये सोचते हैं कि शायद डेरी का चेहरा जो है वो आग से जला होगा, लेकिन डेरी करेक्ट्स हिम, लेकिन डेरी जो है वो उस बात को ठीक करता है, मतलब उन्हें कहता है कि ये चेहरा मेरा आग से नहीं जला, बल्कि क्या कहता है कि ही गॉट एसिड ऑल डाउन ऑन दैट साइड ऑफ हिज फेस एंड इट बर्न्ड ऑल अवे, तो वो कहते हैं कि मेरा
चेहरा जो है वो एसिड से जला है, आग से नहीं जला। मेरे चेहरे के ऊपर एसिड गिरा और चेहरा पूरी तरह से जल गया। द एसिड एट अप हिज फेस, जबकि वो ये कहता है कि एसिड ने मेरा चेहरा खा लिया। लैम्ब हैज़ अ टीन लेग। अब देखो एसिड जो डेरी है उसका तो चेहरा जला हुआ एक साइड से एसिड से जल गया है, और लैम्ब की एक टांग जो है वो टीन की है। डेरी सेज दैट दे आर नॉट सिमिलर। डेरी ने कहा देखो हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। उसने कहा कि हम दोनों अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? मिस्टर लैम्ब इज ओल्ड एंड डेरी इज यंग, कि आप तो जो है वो यंग हो जबकि नहीं, आप तो जो है वो ओल्ड हो, बूढ़े हो, जबकि मैं यंग हूँ। डेरी हैज़ गॉट अ बर्न फेस, साथ ही साथ डेरी का जो चेहरा है वो जला हुआ है। एंड लैम्ब हैज़ गॉट अ टीन लेग, और लैम्ब का एक जो उसकी जो एक टांग है वो टीन की बनी हुई है। सिमिलरली वन ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड अ वीड एंड अनदर अ फ्लावर। जैसे कि किसी एक जंगली जो पौधा होता है उसे हम खरपतवार कह सकते हैं और दूसरे को हम फूल कह सकते हैं, तो इतना अंतर है हमारे दोनों में। इट इज़ लाइफ, इट इज़ ग्रोइंग, कहा ये जीवन है। लैम्ब ने कहा ये जीवन है, इसे बढ़ने दिया जाए। लैम्ब गॉट हिज वन लेग ब्लोन ऑफ, उनका एक जो पाँव था वो जो है वो उड़ गया था मिस्टर लैम्ब का। सम किड्स कॉल हिम लैम्बी लैम्ब, तो कुछ बच्चे जो है मिस्टर लैम्ब को लैम्बी लैम्ब के नाम से पुकारते हैं। बट ही डजंट माइंड इट फिट्स, लेकिन वो कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चल जाता है उनके लिए। ही डजंट पुट ऑन ट्राउजर्स टू कवर हिज लेग, और यहाँ तक कि वो अपने उस जो पाँव है, उस टीन लेग है, उसको छिपाने के लिए पतलून भी नहीं पहनते, ट्राउजर्स भी नहीं पहनते। अ टीन लेग और अ बर्न्ट फेस आर नॉट द ओनली थिंग्स टू बी टेकन नोटिस ऑफ और टू बी स्टार्टेड और टू बी स्टेयर्ड एट। तो यहाँ पे मिस्टर लैम्ब कहते हैं देखो भाई, एक टूटी हुई टांग यानी एक टीन की टांग और एक जला हुआ चेहरा जो है वो चीज़ें नहीं है जिस पर बात करनी चाहिए, जिसे ध्यान से देखना चाहिए या जिसको घूरना चाहिए। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमारी नज़रें जानी चाहिए। देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स लाइक क्रैब एप्पल्स, वीड्स एंड सनफ्लावर्स। और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, यहाँ पे मिस्टर लैम्ब कहते हैं देखो जैसे क्रैब एप्पल्स हैं, वीड्स हैं, खरपतवार हैं, सनफ्लावर्स हैं, उस पर भी तो बात कर सकते हैं। दे डिजर्व ऑल अटेंशन, ये सारी चीज़ें भी तो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती हैं। एंड मिस्टर लैम्ब एंजॉयज लाइफ एंड पीपल एज मच एज ही कैन, और वो कहता है कि जिस तरीके से दूसरे लोग अपने जीवन का आनंद लेते हैं वैसे ही ये लोग भी अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। अब देखिए, डेरी सफर्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स। डेरी एक जटिलता से जूझ रहा है, एक मुसीबत जो है, एक परेशानी जो है जिससे वो जूझ रहा है। आगे देखो, डेरी सेज दैट पीपल हैव टोल्ड हिम मैनी फेरी स्टोरीज टू कंसोल हिम। डेरी यहाँ पे ये कहता है कि लोगों ने मुझे सांत्वना देने के लिए बहुत सारी परियों की कहानियाँ सुनाई हैं, मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनाई है। दे से दैट इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट वॉट यू लुक लाइक। लोग कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि तुम कैसे दिखाई देते हो। पीपल टेल दिस कंफर्टिंग लाइज ओनली टू कंसोल हिम। अब यहाँ पे डेरी ये कहता है कि लोग मुझे सांत्वना देने के लिए केवल ये झूठ बोलते हैं। बट डेरी नोज दैट ही विल नॉट चेंज। लेकिन डेरी कहता है कि मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। ही विल स्टे एज अ मॉन्स्टर्स बेस्ट। वो कहता है मैं तो एक राक्षसी, एक जंगली जानवर बन के रहूंगा। नो वन विल किस हिम एवर। मुझे कोई भी जो है वो किस नहीं करेगा, मेरा चेहरा इतना भद्दा है, जला हुआ है कि। ओनली हिज मदर एंड सी टू किसेज ऑन द अदर साइड ऑफ हिज फेस। केवल उसकी माँ जो है उसको किस करती है, और वो भी दूसरी साइड जो उसका जिस साइड का उसका चेहरा ठीक है उस साइड से। ही डजंट केयर इफ एनीबॉडी एवर किस हिम। और वो किसी की परवाह भी नहीं करता कि कोई उसे किस करेगा। मिस्टर लैम्ब मतलब कोई उसे प्यार करेगा, मतलब कोई उसके नज़दीक आएगा। लोग उससे घृणा करते हैं, लोग उससे डरते हैं, लोग उसके चेहरे से एक प्रकार से उसे भद्दा कहते हैं। मिस्टर लैम्ब आस्क्ड डेरी इफ ही डजंट केयर टू बी किस्ड बाय प्रीटी गर्ल्स। अब यहाँ पे मिस्टर लैम्ब जो है वो डेरी से पूछते हैं कि क्या तुम सुंदर लड़कियों से किस किया जाना पसंद नहीं करोगे। गर्ल्स विथ लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज। कौन सी लड़कियां जिनके लंबे लंबे बाल हो और जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हो। अब यहाँ पे विल ही नॉट लाइक टू बी किस्ड बाय द पीपल ही लव्स। और या फिर वो उन लोगों से भी किस किया जाना पसंद नहीं करेगा जो उसे प्यार करते हैं। किसको? डेरी को। डेरी रिप्लाइज दैट नो वन विल एवर किस एंड लव हिम। लेकिन डेरी कहता है भाई मुझे कोई स्नेह नहीं करेगा, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, क्योंकि मेरा चेहरा इतना भद्दा है, इतना गंदा है, लोग मुझसे दूर रहना चाहते हैं। ही इज ग्रीव्ड दैट ही वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट। लेकिन वो कहता मैं क्योंकि मैं ऐसा ही दिखूंगा तो फिर लोग मेरे पास क्यों आएंगे, लोग मुझसे दूर रहते हैं, डरते हैं, घृणा करते हैं।
इवन व्हेन ही ग्रोज एज ओल्ड एज मिस्टर लैम ही विल लुक द सेम। जबकि डेरी तो ये कहता है कि जब मैं मिस्टर लैम के जितना बूढ़ा हो जाऊंगा ना, तब भी मैं उसी टाइप से दिखूंगा जैसा कि मैं आज दिख रहा हूं, वही भद्दा वाला चेहरा। ही विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, तब भी उसका चेहरा आधा ही रहेगा। मिस्टर लैम रिप्लाइज दैट डेरी में हैव अ हाफ फेस बट द वर्ल्ड हैज गॉट अ होल फेस। तो यहाँ पे मिस्टर लैम कहते देखो भाई डेरी, तुम्हारा आधा चेहरा हो सकता है लेकिन दुनिया का तो चेहरा पूरा है ना। ही शुड लुक एट इट, उसे उस पर देखना चाहिए। तो अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेरी इंडल्जेस इन सेल्फ पिटी, अब उसे अपने आप पर दया आती है डेरी को, तो वो आत्म पिटी पर आत्मग्लानि की तरफ ध्यान देता है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि डेरी इज ऑब्सेस्ड विथ व्हाट पीपल से एंड कमेंट अबाउट हिम। डेरी इस बात से एक प्रकार से खिन्न है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। पीपल रिमाइंड डेरी दैट देयर आर पीपल इवन वर्स देन हिम। तो लोग डेरी को ये बताते हैं कि भाई दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उससे भी ज़्यादा भद्दे दिखते हैं। ही माइट बी ब्लाइंड डम और मेड बाय बर्थ। लोग कहते हैं कि वो जो है वो ब्लाइंड भी तो हो सकता था, अंधा भी तो हो सकता था, गूंगा भी तो हो सकता था, जन्म से जो है वो पागल भी तो हो सकता था, लेकिन वो नहीं है ना, इसका मतलब कि वो बाकी लोगों से बहुत ठीक है। समटाइम्स पीपल कैन बी वेरी क्रूल, कई बार लोग ही जो है वो बहुत ज़्यादा निर्दयी हो सकते हैं। अ वुमन लुक्ड एट हिम, एक महिला जो है वो उसकी तरफ देखती है, एक महिला उसकी तरफ ध्यान देती है। सी सैड टू अनदर, और जब उसकी तरफ देखा तो उसने दूसरी महिला से कहा लुक एट दैट, दैट्स अ टेरिबल थिंग। देखो देखो उसको देखो कितना भयानक लग रहा है, ऐसे एक महिला ने दूसरी महिला से कहा। सी टोल्ड हर दैट ओनली अ मदर कुड लव सच अ फेस। उस महिला ने उस दूसरी महिला से कहा कि ऐसे चेहरे को केवल एक माँ ही प्यार कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मिस्टर लैम्ब एडवाइजेज डेरी टू कीप हिज ईयर्स शट। तो मिस्टर लैम्ब जो है वो डेरी को कहते हैं भाई तो लोगों की बात सुनता क्यों है, अपने कान बंद रखा कर। डेरी सेज दैट ही डजंट लाइक बीइंग नियर पीपल, लेकिन डेरी कहता है मैं तो लोगों के पास ही नहीं जाना चाहता, मैं तो लोगों से दूर ही रहना चाहता हूँ। ही कांट स्टैंड पीपल स्टेयरिंग एट हिम एंड पासिंग क्रूअल कमेंट्स अबाउट हिम। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे घूरें और मेरे बारे में जो है वो बहुत ही निर्दयतापूर्वक कमेंट करें, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मिस्टर लैम्ब शोज द वे, तो अब मिस्टर लैम्ब जो है वो डेरी को रास्ता दिखाते हैं। मिस्टर लैम्ब रिमाइंड्स डेरी दैट ही कांट लॉक हिमसेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट। तो यहाँ पे जो है वो लैम्ब जो है वो डेरी को कहते हैं भाई तुम ऐसी बातों से घबरा करके अपने आप को एक कमरे में बंद नहीं कर सकते। देन ही नरेट्स हिम द स्टोरी ऑफ अ मैन हु वाज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे मिस्टर लैम्ब जो है वो डेरी को एक कहानी सुनाते हैं एक आदमी के बारे में, जो आदमी जो है वो दुनिया से डरता था, हर चीज से, दुनिया की हर चीज से डरता था। सो ही वेंट इनटू द रूम, लॉक्ड द डोर एंड स्टेड देयर। इसलिए वो आदमी एक कमरे में घुसा, दरवाजा बंद किया और वो उसके अंदर रहा। बट फिर क्या हुआ देखिए, अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम। तो उस कमरे में एक पिक्चर उसके सिर के ऊपर गिरी और वो मर गया। मिस्टर लैम्ब सेज दैट ही एंजॉयज लाइफ एज इट कम्स। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि तुम जीवन का आनंद लो भाई। He sits in the sun and reads book। अब यहाँ पे मिस्टर लैम्ब कहते हैं देखो मैं धूप में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। He is not fond of curtains। वो कहता मैं पर्दों के पीछे रहना पसंद नहीं करता। मिस्टर लैम्ब मोटिवेट्स डेरी। मिस्टर लैम्ब यहाँ पे डेरी को प्रेरित करते हैं। डेरी हैज़ गॉट 2 आर्म्स। देखो डेरी तुम्हारे पास 2 भुजाएं हैं, 2 टांगे हैं, तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम्हारे पास कान हैं, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है। He has got a tongue and also a brain। अरे तुम्हारे पास जो है वो जीभ भी है, तुम्हारे पास बोलने की जुबान भी है, तुम्हारे पास दिमाग भी है। ही कैन गेट ऑन द वे ही वांट्स लाइक ऑल द रेस्ट। तुम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो ना वो कर सकते हो जैसा कि दूसरे लोग प्राप्त करते हैं। एंड इफ ही चूजेज, और अगर तुम चूज करते हो, ही कैन गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट। तो तुम दूसरे लोगों से बेटर प्राप्त कर सकते हो, अच्छा प्राप्त कर सकते हो। डेरी आस्क हाउ। डेरी कहता कैसे। तो देखो यहाँ पे लैम्ब क्या कहता है। मिस्टर लैम्ब रिप्लाइज दैट डेरी कैन लीव द सेम वे एज
ही हिमसेल्फ डज। तो मिस्टर लैम्ब जो है वो कहते हैं कि तुम ऐसा ही जीवन जी सकते हो जैसा कि मैं खुद जीता हूँ। फॉर हिम एवरीबॉडी इज वेलकम, क्योंकि मैं हर व्यक्ति का स्वागत करता हूँ, कोई भी यहाँ पे आ सकता है। द गेट इज ऑलवेज ओपन, मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। डेरी सेज दैट देयर आर सम पीपल ही हेट्स, तो डेरी कहता है देखो भाई कुछ लोग हैं जिसे मैं घृणा करता हूँ। बट मिस्टर लैम्ब सेज दैट हैट्रेड इज मोर हार्मफुल देन अ बॉटल ऑफ एसिड। देखो भाई मिस्टर लैम्ब कहते हैं मिस्टर लैम्ब डेरी से कहते हैं देखो डेरी कि तुम जिन लोगों से घृणा करते हो तो ये तो एक प्रकार की बुरी चीज हो गई, और घृणा जो है वो एक बोतल एसिड से भी ज्यादा खतरनाक होती है घृणा। डेरी गेट्स अप एंड प्रिपेयर्स टू गो, डेरी खड़ा होता है जाने की तैयारी करता है। ही सेज ही विल कम बैक, वो कहता है कि वो वापस आएगा। मिस्टर लैम्ब सेज दैट जनरली पीपल से सो बट नेवर कम बैक। तो यहाँ पे मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि लोग सामान्यतः ऐसा कहते हैं कि मैं वापस आऊंगा लेकिन आते नहीं हैं। अब देखिए डेरी कम्स बैक बट मिस्टर लैम्ब डाइज, डेरी आता है फिर से वापस आता है लेकिन तब मिस्टर लैम्ब जो है वो मर जाते हैं। डेरी कम्स होम, डेरी अपने घर पहुंचता है। डेरी अपने घर जब पहुंचता है तो हीज मदर वांट्स हिम नॉट टू गो बैक देयर, तो उसकी माँ उसे दोबारा से वहां न जाने की चेतावनी देती है। डेरी एश्योर्स हर दैट शी नीड नॉट फियर, डेरी उसे आश्वस्त करता है कि उसे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखिए ओनली एन ओल्ड मैन विथ अ टीन लेग लिव्स देयर, तो डेरी ने वहां पे कहा उसकी माँ से कि वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है जिसकी टीन की टांग है। ही हैज़ अ ह्यूज हाउस एंड अ गार्डन, एक बड़ा सा उसके पास मकान है और साथ ही साथ एक बड़ा सा बगीचा है। ही इज मिस्टर लैम्ब, उसका नाम जो है वो मिस्टर लैम्ब है। एंड ही सेज थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, और आज तक जो लोगों ने मुझे बातें नहीं बताई ऐसी बातें मुझे बताता है, मुझे प्रेरित करता है, भला आदमी है। डेरी रन्स टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, डेरी फिर से मिस्टर लैम्ब के बगीचे में जाता है। ही ओपन्स द गार्डन गेट, फिर से वो उस गार्डन का दरवाजा खोलता है। ही क्राइज दैट ही हैज कम बैक, वो चीखता है चिल्लाता है कि मैं दोबारा से वापस आ गया हूँ। सडनली देयर इज अ क्रैश, अचानक से वहां पे एक दुर्घटना घटित होती है। द लैडर फॉल्स बैक, वो सीढ़ी नीचे गिर जाती है। एंड मिस्टर लैम्ब ऑल्सो फॉल्स डाउन विथ इट, और उसी के साथ मिस्टर लैम्ब भी गिर जाते हैं। ही डाइज, डेरी बिगिंस टू वेप, जैसे ही वो मरते हैं डेरी चीखना रोना शुरू कर देता है। ही गोज ऑन क्राइंग, वो जोर जोर से चीखता है लेमी लैम्ब बट आई डिड कम बैक, उसने कहा देखो मैं वापस आ गया। लेमी लैम्ब मैं वापस आ गया, और इसी के साथ ये नाटक जो है वो बच्चों कंप्लीट होता है। तो देखो ये चैप्टर जो था हमने इसकी समरी पढ़ी है, और लास्ट अब एक चैप्टर बचा है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो इस मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वाले चैप्टर की समरी पढ़ेंगे। एक्चुअली इसमें जो है दो टॉपिक एक साथ दिए हुए हैं। एक तो है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर रिटन बाय जिटकाला शाह, और दूसरा एक और टॉपिक है वी आर टू ह्यूमन बींग्स रिटन बाय बामा। तो ये दोनों फीमेल राइटर्स हैं, आइए इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक सामान्य इंट्रोडक्शन कि आखिर ये चैप्टर जो है वो किसके बारे में है, क्या चीज़ जो है वो इसमें बताई गई है। दिस यूनिट प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वीमेन राइटर्स, दो महिला लेखिकाओं के बारे में ये चैप्टर जो है वो हमें बताता है। बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, ये दोनों महिलाएं जो है वो एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि समाज का जो आखिरी जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी से यानी निचली कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। बोथ द वीमेन लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड, दोनों महिलाएं अपने बचपन के बारे में कुछ यादें जो है वो हमारे साथ शेयर करती हैं। The first account is by an American Indian woman born in the late 19th century। तो पहला जो चैप्टर है वो एक भारतीय अमेरिकी महिला के बारे में है जिसका जन्म 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। चैप्टर का नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। द सेकेंड इज बाय अ कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर, और दूसरा जो चैप्टर है वी आर टू ह्यूमन बींग्स, वो एक दलित तमिल महिला के द्वारा लिखा गया है, तो ये उसका नाम है बामा। इन द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर,
बॉनिन डिस्क्राइब्स हाउ मर्सीलेसली हर लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर वॉज फोर्सेबली कट। तो पहले चैप्टर में जिसका नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसमें बॉनिन इस बात का वर्णन करती है कि किस तरीके से निर्दयतापूर्वक उसके लंबे और बहुत ही सुंदर बालों को जो है वो काट दिया गया था। सी वॉज ड्रैग्ड आउट, उसे घसीटते हुए वहां ले जाया गया। सी क्राइड एंड रेसिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइडली, जब उसे घसीटते हुए ले जाया जा रहा था तो वो बहुत चीखी थी, उसने विरोध किया था, उसने लातें मारी थी, लेकिन फिर भी उसे जंगली पशु की तरह घसीटते हुए वहां पे ले जाया गया। शी वॉज टाइड फास्ट इन अ चेयर बट डिडंट सबमिट, उसे कुर्सी पर बांध दिया गया लेकिन तब भी उसने समर्पण नहीं किया था। नो वन कैम फॉर हर हेल्प एंड नॉट अ सोल कंसोल्ड हर, कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया और न ही किसी ने उसे सांत्वना दी। इन वी टू आर ह्यूमन बींग्स, अब दूसरा जो पार्ट है उसमें जिसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी मानव हैं, इसमें बामा डिस्क्राइब्स हाउ इंडियन सोसाइटी इज रिडन विद द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी, कि किस तरीके से भारतीय समाज छुआछूत के भाव से जो है वो बटा हुआ है। बामा हर सेल्फ एक्सपीरियंस्ड इट, बामा ने स्वयं इस बात को जो है वो अनुभव किया है। सी इज अपसेट बाय द इनह्यूमन एटीट्यूड ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द हायर कास्ट्स टुवर्ड्स लोअर कास्ट, वो यहाँ पे पूरी तरह से परेशान है कि किस तरीके से ऊंची जातियों के लोग जो है वो नीची जातियों के लोगों से जो है वो घृणा करते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा होता है, उनका दृष्टिकोण कैसा होता है। फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, अब सेबों की भूमि में पहला देश, तो पहली स्टोरी जो है उसे हम पढ़ेंगे, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन, पहला दिन जो है सेबों की भूमि में बहुत ही ठंडा दिन था, यानी कि उस दिन भयंकर ठंड थी। ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ स्नो, पूरा का पूरा जो परिसर था, जमीन जो थी वो बर्फ से ढकी हुई थी। द ट्रीज वर बेयर, और पेड़ भी खुले थे, मतलब पत्तियां नहीं थी पेड़ों पे। द साउंड ऑफ द बेल एंड क्लैटर ऑफ शूज वर एनॉइंग टू द सेंसिटिव ईयर्स, और साथ ही साथ जो घंटियों की आवाज़ें थी और जूतों के चलने से जो आवाज़ें आ रही थी वो बार बार कानों को परेशान कर रही थी। पीपल मर्मर्ड इन एन अननोन टोन्स, अब लोग वहाँ पे जो है वो बोलते थे, वो पहचाना नहीं जाता था क्योंकि एक्चुअली वो लैंग्वेज नहीं जानती थी कि लोग क्या बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज में, बस उसे लग रहा था कुछ बड़बड़ा रहे हैं। द नरेटर सोल हैड लॉस्ट हर पीस एंड फ्रीडम, यहाँ पे लेखिका ये कहती है मेरी आत्मा ने जो है वो शांति और स्वतंत्रता खो दी थी, बट ऑल वॉज यूजलेस, लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ निरर्थक था, मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। इंडियन गर्ल्स इन सिंगल्ड हेयर, तो यहाँ पे जो भारतीय लड़कियाँ थी वो अपने घुंघराले बालों में या कहते हैं कि जो ऐसे घुमावदार झुर्री वाले जो बाल थे उन बालों में। अ पेल फेस वुमन कैम अप आफ्टर देम, एक महिला जो कि पीले चेहरे वाली महिला थी वो उनके पीछे आई। एंड यहाँ पे उसके बाद में देखिए कि द गर्ल्स वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, लड़कियां डाइनिंग रूम में प्रवेश कर रही थी। दीज वर इंडियन गर्ल्स इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंजिंग ड्रेसेस, ये लड़कियां जो थी उनके जूते बड़े कठोर थे, टफ जूते थे, और एक प्रकार से जो है वो ड्रेसें उनकी बड़ी भद्दी थी। द बॉयज एंटर्ड थ्रू द अपोजिट डोर, और लड़के जो है वो अपोजिट दरवाजे से, सामने वाले दरवाजे से प्रवेश किया था। सी वॉज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल, वो कहती मैं यहाँ पे बहुत ही असुविधापूर्वक जो है वो अपने आप को महसूस कर रही थी। अ स्मॉल बेल रैंग, एक छोटी घंटी बजी। सी पुल्ड आउट हर चेयर एंड सेट ऑन इट, तो उसी समय उसने अपनी कुर्सी खींची और उसके ऊपर वो बैठ गई। बट सी नोटिस्ड दैट ऑल द अदर्स वर स्टैंडिंग, लेकिन उसने ध्यान से देखा कि बाकी सभी अभी खड़े थे। सी फेल्ट कन्फ्यूज्ड, वो कहती मैं असमंजस में पड़ गई, कन्फ्यूज हो गई। द सेकेंड बेल वॉज साउंडेड, और उसी दौरान दूसरी घंटी बजी। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, आखिरकार सभी लोग बैठ गए। सी कॉट द आइज ऑफ अ पेल फेस वुमन अपॉन हर, और यहाँ पे उसने देखा कि एक पीले चेहरे वाली महिला जो है वो उसी को देख रही थी। सी वॉज कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमन, यहाँ पे देखा उसको अजीब महिलाएं जो है वो देख रही थी। द थर्ड बेल वॉज साउंडेड, और उसी दौरान तीसरी घंटी बजती है। एवरीवन
picked up his knife and fork and began eating. सभी ने अपने अपने चाकू उठा लिए, अपने अपने जो चम्मच थी वो उठा ली और सभी खाने लग गए. Her friend gives her a terrible warning. उसकी जो मित्र थी जुडेविन, वो उसको एक भयंकर चेतावनी देती है. और क्या थी चेतावनी, आइए आगे बढ़ते हैं जानने के लिए. लेट इन द मॉर्निंग द नैरेटर्स फ्रेंड जुडेविन गेव हर अ टेरिबल वार्निंग. उस दिन सुबह देर से उसके मित्र जुडेविन ने उसे एक चेतावनी दी, उसे जो है वो कुछ बताया. सी हैड ओवर हर्ड द पैल फेस वुमन टॉक. वो जुडेविन यहाँ पे कहती है कि मैंने सुना है वो जो पीले चेहरे वाली महिला थी उसको बात करते हुए मैंने सुना है. दे टॉक्ड अबाउट कटिंग देयर लॉन्ग हैवी हेयर. वो महिलाएं जो है वो बात कर रही थी कि इस लड़की के लंबे बाल जो हैं, भारी बाल जो हैं, घने बाल जो हैं, इन बालों को काटना है, ऐसा मैंने उनको बात करते हुए सुना था. Among her people, short hair was worn by mourners. अब छोटे बाल है ना, यहाँ पे जो लेखिका है वो ये कहती है कि छोटे बाल जो है वो अच्छे नहीं माने जाते थे, अपशकुनी माने जाते थे. सिंगल हेयर वर worn by cowards. और जो घुमावदार बाल होते थे वो भी कायर लोग रखते थे. जुडेविन डिसाइडेड टू सबमिट बट द नैरेटर रिबेल्ड. जुडेविन ने उसे समझाया कि काम करो, तुम समर्पण कर दो, बट लेखिका ने कहा नहीं, मैं ऐसे समर्पण नहीं करूंगी, मैं विरोध करूंगी. सी डिसाइडेड नॉट टू सबमिट बट टू स्ट्रगल. उसने कहा मैं संघर्ष करूंगी, मैं हार तो नहीं मानूंगी. हर लॉन्ग हेयर सिंगल्ड. और उसके लंबे बाल छोटे कर दिए गए. सी डिसअपियर्ड. अब वो वहाँ से गायब हो जाती है, छिप जाती है, क्योंकि अपने बाल जो है वो कटवाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से गायब हो जाती है. अब देखिए फिर क्या होता है कि जब वहाँ से वो छिप जाती है. सी कैम इनटू अ लार्ज रूम विथ 3 वाइट बेड्स इन इट. वो एक कमरे में आ जाती है जहाँ पे 3 वाइट कलर के बेड्स पड़े थे. सी स्क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड हाइड हरसेल्फ. वो पलंग के नीचे अपने आप को छिपा लेती है. सी हर्ड फुट स्टेप्स नियर बाई. लेकिन बाद में वो क्या सुनती है कि कदमों के चलते हुए आवाज़ उसकी तरफ आ रही है. द स्टेप्स वर क्विकन्ड. आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, मतलब और नज़दीक आ रहे थे वो लोग. द वॉइसेस ग्रू लाउडर. धीरे धीरे आवाज़ और ज़्यादा तेज होती जा रही है. दे लुक्ड अंडर द बेड. उन्होंने पलंग के नीचे देखा. सी वॉज ड्रैग्ड आउट. उसे घसीटते हुए बाहर ले जाया गया. सी वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर. उसे वहां से ले जाया गया, घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे उतारा गया, एक कुर्सी पे ले जाके उसे बांध दिया गया. एंड सी फेस्ड एक्सट्रीम इनडिग्निटीज. वहां पे वो कह रही है मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव जो है वो किया जा रहा था. हर लॉन्ग हेयर वॉज सिंगल्ड लाइक अ कोवार्ड. उसके लंबे बाल कायरों की तरह काट दिए गए. नो वन कैम टू कम्फर्ट हर. कोई भी उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास नहीं आया. नाउ सी वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्रीवन बाय अ हर्डर. और अब वो भी उन छोटे जानवरों के समान थी जिनको कि एक ग्वाले के द्वारा हाँका जाता है. तो बच्चों ये थी फर्स्ट स्टोरी. और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वी टू आर ह्यूमन बींग्स रिटन बाय बामा. आइए जानते हैं कि बामा ने इसमें क्या लिखा है. वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल. बामा स्कूल से घर आते हुए. नैरेटर वॉज इन द 3rd क्लास. लेखिका बामा कहती है कि मैं उस समय जो है वो 3rd क्लास में पढ़ती थी, 3री क्लास में पढ़ती थी. सी हैडंट येट हर्ड पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी. उसने अभी तक लोगों को छुआछूत के बारे में या फिर अनटचेबिलिटी के बारे में बातें करते हुए नहीं सुना था. बट सी हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड ह्यूमिलिएटेड बाय वॉट इट इज़. लेकिन वो कहती मैंने स्वयं इन चीज़ों को महसूस करते हुए, मैंने देखा अपनी आंखों से, मैंने महसूस किया, मैंने अनुभव किया. और एक प्रकार से जो है लेखिका पूरी तरह से इससे घृणा करने लगती है. द डिस्टेंस फ्रॉम हर स्कूल टू होम कुड बी कवर्ड इन 10 मिनट्स. उसके घर से स्कूल की दूरी मात्र 10 मिनट की थी. बट सी टूक फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू रीच देयर. लेकिन वो क्या करती थी, तकरीबन आधा घंटा से 1 घंटा समय जो है वो उसे अपने घर पहुंचने में लग जाता था. उसे आधा घंटा तो 30 मिनट्स तो लगते ही लगते थे. सी वॉच्ड ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन. क्यों करती थी, क्योंकि स्कूल से घर लौटते वक्त रास्ते में जो उसे एक प्रकार से खेल दिखते थे वो उन सबको देखते देखते आती थी, मनोरंजन करती थी. सी सा परफॉर्मिंग मंकीज. वो बंदरों को वहाँ पे खेलते हुए देखती थी. सी सा द स्नैक्स चार्मर्स डिस्प्ले
प्लेइंग हिज स्नैक्स, कई बार वो जो सपेरे होते थे उन सपेरों को देखती थी। द अदर अट्रैक्शंस वर द मारियत्ता टेम्पल, द पोंगल सेलिब्रेशंस, द स्टैचू ऑफ गांधी एंड द स्वीट एंड स्नैक स्टॉल्स। तो वो सारी इन चीज़ों को देखती थी वहाँ पे। मरियत्ता मंदिर जो था, साथ ही साथ पोंगल का जो सेलिब्रेशन होता था, गांधी जी की जो मूर्ति थी, और वहाँ पे स्वीट और स्नैक्स स्टॉल्स जो थी उन सबको वो देखती आती थी। सी कुड गो ऑन एंड ऑन, वो और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कहती है कि मैं देख सकती थी, बता सकती हूँ। एवरीथिंग स्टॉप्ड हर एंड अट्रैक्टेड हर अटेंशन, ये हर चीज़ उसे रोकने पर मजबूर करती थी, हर चीज़ उसे आकर्षित करती थी। एंटरटेनमेंट्स एंड परफॉर्मेंसेज, ये सारी चीज़ें उसे जो है एक प्रकार से उसका मनोरंजन करती थी। पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, वहाँ पे राजनीतिक दल भी आते थे। दे क्राइड थ्रू देयर माइक्स, वहाँ पे वो माइक्स पर बोलते थे। देन देयर माइट बी ए स्ट्रीट प्ले और अ पुपेट शो और अ स्टंट परफॉर्मेंस, तो उसके बाद वहाँ पे जो है कुछ शोज हुआ करते थे, जैसे कठपुतली का शो या फिर कुछ स्टंट हुआ करते थे, है ना। सम एंटरटेनमेंट और द अदर वॉज ऑलवेज गोइंग ऑन, कभी हर दिन कोई न कोई गतिविधि जो है वो वहाँ पे चलती ही रहती थी। हर रोज़ कोई न कोई नया शो वहाँ पे होता रहता था। सी वुड सी पीपल चॉपिंग ऑनियंस और ऑलमोस्ट ब्राउन डाउन बाय द विंड, वो वहाँ पे ये देखती है कि मैं लोगों को प्याज़ों को चॉपिंग करते हुए देख सकती थी, या फिर जो विंड होती थी हवा में अनाज को जो है वो उड़ाते हुए ऐसे साफ करते हुए देख सकती थी। ऑल दिस साइड्स स्टॉप्ड हर फ्रॉम गोइंग होम, ये सारे दृश्य उसे घर जाने से रोकते थे और जो है वो सारी चीज़ों को देखती थी। देन सी वुड सी पीपल सेलिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्वीट्स, फिर वो क्या देखती है, लोग वहाँ पे सब्जियाँ बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, स्वीट बेच रहे हैं, मिठाइयाँ, है ना। फूड पैकेट्स हेल्ड नॉट बाय हैंड्स बट बाय इट्स स्ट्रिंज, अब वो एक फूड पैकेट देखती है जो कि हाथों से नहीं पकड़ा हुआ था बल्कि एक रस्सी से, डोरी से पकड़ा हुआ था। वन डे द नरेटर saw that a threshing floor had been set up near the street, अब उसने देखा एक थ्रेसिंग ग्राउंड जो है वहाँ पे चल रहा था गली के पास में। एंड द लैंडलॉर्ड सैट देयर वॉचिंग द प्रोसीडिंग्स, और उस खेत में जो मजदूर काम कर रहे थे उसी के पास में वो मालिक वहाँ पे बैठा था और सारी प्रक्रिया को वो देख रहा था, अनाज निकालने का काम जो चल रहा था। देन एन एल्डर ऑफ देयर स्ट्रीट कैम अलोंग फ्रॉम बाजार, उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति बाजार से उस गली में आता है। एंड ही वॉज कैरिंग ए स्मॉल पॉकेट, उसके पास में एक छोटा सा पैकेट था, पॉकेट नहीं था, पैकेट था। इट कंटेंट समथिंग लाइक वडाई और ग्रीन बनाना भाजी, अब उसमें कुछ खाने की चीज़ थी जिसे वडाई कह सकते हैं, या फिर बनाना की भाजी जो है वो उसमें हरे कलर की थी। ही कैम अलोंग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट, और वो जिस डिब्बे को पकड़े हुए थे ना, वो डिब्बा एक रस्सी से बांधा हुआ था, रस्सी से लटकते हुए डिब्बे को उसने पकड़ा था, अपने हाथ में नहीं छुआ था उसे। द एल्डर वेंट स्ट्रेट टू द लैंडलॉर्ड, और वो बूढ़ा व्यक्ति जो है वो सीधा उस मालिक के पास में गया। ही बोव्ड लो एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम, वो नीचे झुका और वो जो पैकेट था उसके पास में, उस पैकेट को उसने उसके सामने कर दिया। द लैंडलॉर्ड ओपनड इट एंड बिगेन टू ईट, अब उस लैंडलॉर्ड ने उस पैकेट को खोला और उसे खाने लगा। सी वेंट होम एंड टोल्ड द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, जब वो घर गई और वो सारी कहानी अपने बड़े भाई को बताई एक प्रकार से कॉमिक टाइप से। सी फेल अबाउट विथ लाफ्टर बट अन्नन, यानी जो उसका बड़ा भाई था, वॉज नॉट एम्यूज्ड, वो हंस रही थी लेकिन उसका बड़ा भाई अन्नन उससे बिल्कुल भी चकित नहीं था, हंसा नहीं था। ही टोल्ड हर दैट द मैन वॉज नॉट बींग फनी, उसने कहा ये मजाक वाली बात नहीं है, वो आदमी कोई मजाक नहीं कर रहा था। ही वॉज फ्रॉम अ लो कास्ट, इसका मतलब ये था कि वो आदमी नीची जाति का था। ही कुडंट टच द फूड पैकेट, और उसका मतलब ये था कि वो उस भोजन के पैकेट को टच नहीं कर सकता था, ऐसी ये मजबूरी थी उस आदमी की, लेकिन उसने जानबूझ के कोई किसी को हंसाने के लिए या मजाक के रूप में ये नहीं किया था, ये हकीकत थी। When she heard it, she felt terribly sad, जैसे ही उस बालिका ने, बामा ने इसके बारे में सुना तो भयानक रूप से जो है वो भयानक रूप से जो उदास हो गई। It was disgusting, ये तो एक प्रकार से बहुत बुरी बात थी। She felt so provoked and angry that she wanted to touch those vadai herself straightway, वो इतनी नाराज हुई, इतनी एंग्री हुई, इतनी उग्र हो गई कि वो खुद अपने हाथों से उसे जो है वो छूना चाहती थी। She wondered why poor people showed respect and bowed before such cruel
रिस्पेक्टफुल पर्सन्स। अब उसे आश्चर्य होता था कि क्यों ये लोग उन बड़े लोगों के सामने झुकते हैं और उन लोगों का आदर करते हैं। द रीच फॉरगेट दैट अदर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। ये धनवान लोग भूल जाते हैं कि दूसरे भी मानव हैं, दूसरे भी इंसान हैं, ये ऐसा क्यों भूल जाते हैं। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट, एजुकेशन गिव्स डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें सम्मान दे सकती है और कुछ भी नहीं है दूसरी चीज़। Anand told the narrator that they were born in a community of low caste people। तो आनंद जो उसका बड़ा भाई है वो उसको बताता है कि हम नीची जाति में जन्मे हैं। They are never given any honor और dignity और respect। हम लोगों को यानी हमारी जाति को कभी सम्मान, प्रतिष्ठा और आदर नहीं दिया जाता है। If they study and make progress, लेकिन अगर हम पढ़ाई करें और हमें जीवन में उन्नति करें, they can throw away these indignities। तो हम इन अप्रतिष्ठित चीज़ों को फेंक सकते हैं अगर हम पढ़ाई करके बड़े बन जाएं। इफ दे आर लर्नड, अगर हम विद्वान बन जाएं, पीपल विल कम टू देम ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। तो लोग अपने आप हमारे पास आएंगे। The words अन्नन spoke to her that day made a very deep impression on her। उस दिन अन्नन ने जो शब्द कहे थे उन शब्दों ने उसे बहुत गहरे तक प्रभावित किया। She studied hard and stood first in her class। उसने बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करी और अपनी कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। Many people became her friends, और कई सारे लोग उसके दोस्त बन गए। तो बच्चों ये थी कहानी जो हमने दोनों कहानियाँ पढ़ी, We Too Are Humans बिन रिटन बाय बामा, एंड जो अगली जो स्टोरी थी कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर रिटन बाय जिटकाला शाह। तो बच्चों ये थी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, और ये दोनों हमने पढ़ी है। इस तरीके से हमारा जो कंप्लीट विस्टास बुक है उसके सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीटली उसकी समरी पढ़ ली है।